नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नोवेल टेप पर। यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन फैंटेसी और एडवेंचर उपन्यासों का आनंद। मैं आपको आकर्षक कहानियाँ और रोमांचक किरदार प्रस्तुत करूंगा। मेरे वीडियो विशेष रूप से मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह किसी भी व्यक्ति या संस्था को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यदि आपको इस सामग्री को लेकर कोई समस्या हो तो कृपया संपर्क करें। मैं यहाँ नियमित रूप से नए उपन्यास और कहानियाँ अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वयस्क कहानियों के लिए मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, लिंक विवरण में है। धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे साथ नई कहानियों के लिए। डिंग, कार्य पूरा हुआ। पुरस्कार 9वीं मंजिल के सभी कमरे अनलॉक हो गए। 8वीं मंजिल के सभी कमरे एक बार अपग्रेड हो गए। केटीवी और संबंधित सुविधाएं अनलॉक हो गईं। स्ट्रिंग हॉटपॉट रेस्तरां असीमित सामग्री के साथ अनलॉक हो गया। यह कार्य वास्तव में शीघ्रता से पूरा हो गया। गुवानियन को 9वीं मंजिल पर स्थित राष्ट्रपति कक्ष के बारे में जानने की उत्सुकता थी, इसलिए वह देखने चली गई। चूंकि वहां अभी तक कोई नहीं रहता था, इसलिए वह अंदर जाकर देख सकती थी। सबसे पहले आकार की दृष्टि से राष्ट्रपति कक्ष सबसे बड़ा था। अंदर बिस्तर बड़ा और मुलायम था और कई कमरे थे, जिनमें 3 शयन कक्ष, एक स्वागत कक्ष, एक अध्ययन कक्ष और सोफा, फर्श से छत तक की खिड़कियां और झूमर जैसी चीजें थीं, जो सभी बहुत महंगी लग रही थीं। और भविष्य में इसका उन्नयन जारी रहेगा। गुवानियन ने मन ही मन सोचा कि यह वास्तव में एक प्रेसिडेंशियल स्वीट है जिसकी कीमत प्रति रात 100 पॉइंट है। 9वीं मंजिल पर स्थित राष्ट्रपति स्वीट में प्रति कमरे अधिकतम 3 लोगों के रहने की व्यवस्था थी। औसतन भी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इसकी लागत 30 अंक से अधिक होगी। संयोगवश इस सप्ताहांत बाई शुवेन का जन्मदिन था। होटल आने से पहले वह यह भूल चुकी थी कि कौन सा महीना या दिन है। जन्मदिन मनाने के बारे में सोचना तो दूर की बात थी। लेकिन अब चूंकि होटल में कैलेंडर लगा था और संयोग से यह उसका जन्मदिन था, इसलिए उसने जश्न मनाने का फैसला किया। बाई शुवेन ने क्रिस्टल कोर को अंकों के लिए एक्सचेंज किया था, इसलिए उसने कुछ करीबी दोस्तों को नए खुले स्ट्रिंग हॉटपॉट रेस्तरां में खाने के लिए आमंत्रित किया और फिर बाद में केटीवी पर गाने के लिए चले गए। उसने स्वाभाविक रूप से गुवानियन को भी आमंत्रित किया, लेकिन चूंकि गुवानियन चीजों को स्वतंत्र रूप से ले सकती थी, इसलिए उसने बाई शुवेन को उसके लिए अंक खर्च करने की अनुमति नहीं दी। स्ट्रिंग हॉटपॉट रेस्तरां में सूप बेस के प्रकार हॉटपॉट रेस्तरां के समान ही थे तथा वहां विभिन्न प्रकार के सिंक भी उपलब्ध थे। लेकिन चूंकि प्रत्येक सिंक में मांस का केवल एक छोटा टुकड़ा होता था, इसलिए वे महंगे नहीं थे। केवल 2 सिंकों के लिए 1 पॉइंट था। अन्य व्यंजनों और सूप बेस की कीमतें हॉटपॉट रेस्तरां के समान ही थीं। स्ट्रिंग हॉटपॉट खाने के बाद बाई शुवेन, जुआंग शियाओक्सिया, डोंगयू और गुवानियन एक साथ केटीवी पर गए। केटीवी में बड़े, मध्यम और छोटे कमरे थे। बड़े कमरों की कीमत 10 पॉइंट प्रति घंटा, मध्यम कमरों की कीमत 8 पॉइंट प्रति घंटा और छोटे कमरों की कीमत 5 पॉइंट प्रति घंटा थी। गानों का संग्रह बहुत व्यापक था, जिसमें न केवल इस दुनिया के गाने शामिल थे, बल्कि गुवानियन की पिछली दुनिया के गाने भी शामिल थे। बाई शुवेन ने एक मध्यम आकार का कमरा बुक किया। केटीवी में बियर और फलों की प्लेटें भी उपलब्ध थीं, जिनकी कीमत दूसरी दुकानों में मिलने वाली बियर और फलों की दुकान में मिलने वाले फलों के बराबर थी। डोंगयू ने बाई शुवेन से कहा, मैंने आपको पहले भी गाते सुना है, वह वाकई बहुत अच्छा था। मैं अभी भी वह धुन गुनगुना सकता हूँ, बाई शुवेन ने हाथ हिलाते हुए कहा। यह सब ऑटो ट्यून था, इस पर विश्वास मत करो। वरना आपको क्या लगता है कि मैं कभी किसी कार्यक्रम में लाइव क्यों नहीं गाती? डोंगयू बहन, आप बहुत ईमानदार हैं। मध्यम आकार के कमरे में कुल 3 माइक्रोफोन थे और ध्वनि की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। हैरानी की बात यह थी कि जुआंग शियाओक्सिया का गायन काफी अच्छा था। हालांकि वह पेशेवर गायिका नहीं थीं, फिर भी आप बता सकते थे कि उनमें जन्मजात प्रतिभा थी। तुम्हें थोड़ी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तुम संगीत जगत में जरूर कदम रख सकती हो, बाई शुवेन ने हैरानी से कहा। अफसोस है कि मैं तुम्हें पहले नहीं जानता था। अगर मैं तुम्हें प्रलय से पहले जानता होता तो मैं अपनी कंपनी से तुम्हें जरूर साइन करवा लेता और तुम्हें एक बड़ा स्टार बना देता। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, जुआंग शियाओक्सिया ने जल्दी से हाथ हिलाया। मैं बहुत संवेदनशील हूँ। अगर मैंने अपने बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी देखी तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। मुझे याद है जब मैंने पहली बार डेब्यू किया था तो मेरी इतनी आलोचना हुई थी कि मैं खुद को कोयले के ढेर जैसा महसूस कर रहा था। इसके बाद बाई शुवेन ने अपने डेब्यू के समय की कुछ मजेदार कहानियां साझा की, जिससे सभी लोग खूब हंसे।
इस बीच बाहर मौसम फिर से खराब हो गया था और तापमान गिर गया था। इस समय तापमान 0 से 30 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया था। ऐसे कठोर मौसम में आश्चर्यजनक रूप से एक व्यक्ति होटल के पास दिखाई दिया। वह एक मोटे सूती कोट में लिपटा हुआ था, लेकिन फिर भी ठंड से कांप रहा था। लेकिन इस हालत में भी वह वहां से नहीं गया। वह बस होटल को नफरत भरी नजरों से देखता रहा और बुदबुदाता रहा, गुवानियन, तुमने उस इंसान को मार डाला जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। गुवानियन देर से जागा। सूरज पहले से ही आसमान में था, क्योंकि वह रात भर खेलता रहा था। कोला और हैमबर्गर बहुत पहले ही उठ चुके थे, नाश्ता कर चुके थे और अच्छे बच्चों की तरह स्कूल जा चुके थे। आलस से हाथ खींचते हुए गुवानियन ने पूछा, सिस्टम, क्या तुम वहां हो? मैं यहाँ हूँ मेजबान, सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया। सिस्टम, कल रात सोने से पहले मेरे मन में एक विचार आया कि हम कैसे अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं, गुवानियन ने कहा। सिस्टम तुरंत चौंका, आपका क्या विचार है? होटल में असीमित सामान उपलब्ध है, लेकिन अभी सिर्फ होटल के मेहमान ही उसे खरीद सकते हैं, गुवानियन ने बताया। हमने पहले एक नियम बनाया था कि मेहमान सामान बाहर बेचने के लिए नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर मैं उसे बाहर बेच सकूं तो क्या होगा? या इससे भी बेहतर, अगर हम बाहर एक सुपरमार्केट खोल दें, जैसा हमने हॉरर वर्ल्ड में किया था। इस तरह लोग सुपरमार्केट से सामान खरीद सकेंगे। आखिरकार अभी होटल में ज्यादा कमरे खाली नहीं हैं और कई लोग जो रुकना चाहते हैं वे अंदर नहीं जा पा रहे हैं। इससे बाहर के लोग अच्छा खाना खा पाएंगे और हम ज्यादा पॉइंट भी कमा पाएंगे। गुवानियन ने कल रात सिस्टम को यह विचार बताने का इरादा किया था, लेकिन जैसे ही उसका सिर तकिए से टकराया वह सो गई। वह सिस्टम से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए वह हमेशा अधिक अंक अर्जित करने के तरीकों के बारे में सोचती रहती थी। सिस्टम ने 2 बार बीप की, फिर कहा, यह एक बढ़िया विचार है, लेकिन मुझे पहले इंटरस्टेलर पक्ष से जांच करनी होगी। सिस्टम इस संभावना को लेकर काफी उत्साहित लग रहा था। ठीक है, आगे बढ़ो, गुवेनिन ने कहा। जैसे ही सिस्टम शांत हुआ, गुवानियन उठी और अपनी सुबह की दिनचर्या में लग गई। दोपहर होने को थी, यह देखकर उसने नाश्ता न करने और कोला और हैमबर्गर के साथ लंच के लिए वापस आने का इंतजार करने का फैसला किया। दोपहर के भोजन के बाद कोला और हैमबर्गर दोपहर की झपकी लेने चले गए। गुवानियन ने अपनी बिल्ली फ्रेंच फ्राइज को कुछ देर तक दुलारा। नए माहौल में होने के बावजूद फ्रेंच फ्राइज ने उसे अच्छी तरह से ढाल लिया था और वह उसके प्रति बहुत स्नेही था। शायद बाहर का जीवन इतना कठोर होने के कारण एक बिल्ली भी यहाँ भोजन, पानी और सुरक्षा और आराम की सराहना कर सकती थी। गुवानियन फ्रेंच फ्राइज को थोड़ा मोटा करने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उनकी वर्तमान कंकाल जैसी स्थिति देखने में बहुत दयनीय थी। जब वह बिल्ली को सहला रही थी, सिस्टम वापस लौटा और भी अधिक उत्साहित लग रहा था। होस्ट, मेरे पास अच्छी खबर है। इंटरस्टेलर पक्ष ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा उन्होंने सुपरमार्केट खोलने को आपकी कार्य सूची में जोड़ दिया है, इसलिए हम होटल में भी नई चीजों को अनलॉक कर पाएंगे। सचमुच गुवानियन खुश तो थी, लेकिन साथ ही उसे इस बात पर आश्चर्य भी हुआ कि इंटरस्टेलर पक्ष ने कितनी जल्दी सहमति दे दी। बिल्कुल। हालांकि 066 वाला वह बूढ़ा डॉक्टर इसके खिलाफ था, लेकिन उसकी आपत्ति अकेले इसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। गुवानियन को यह स्पष्ट अनुभूति हुई कि अंतरतारकीय पक्ष उसके सिस्टम के प्रति विशेष रूप से उदार और कृपालु प्रतीत होता है। लेकिन क्यों? क्या इसलिए कि वह 2 बार पहले स्थान पर आया था? डिंग! नया कार्य अनलॉक हुआ। सुपरमार्केट खोलने के लिए होटल के बाहर कोई भी स्थान चुनें। कार्य पुरस्कार, होटल के बाहर सुपरमार्केट में सभी उत्पादों की असीमित मात्रा अनलॉक करें। होटल की 10वीं मंजिल पर सभी कमरों को अनलॉक करें। 9वीं मंजिल पर सभी कमरों को एक बार अपग्रेड करें। असीमित सामग्री के साथ एक फ्राइड स्नैक शॉप अनलॉक करें। एक वैन अनलॉक करें। नोट: 10वीं मंजिल पर सभी कमरे अल्ट्रा लग्जरी प्रेसिडेंशियल स्वीट्स हैं, जिनमें अधिकतम 3 लोग रह सकते हैं। प्रति रात 150 पॉइंट्स का रूम रेट है। बिना समय गवाए गुवानियन ने सुपरमार्केट के लिए स्थान चुनने के लिए तुरंत मानचित्र की जांच की। अंततः उन्होंने सिटी ए में एक बड़ी कंपनी के पास सुपरमार्केट खोलने का निर्णय लिया। उन्होंने यह स्थान इसलिए चुना क्योंकि यह हाईकांग बेस और एक अन्य बेस के बीच था। हाईकांग बेस के पिछले नेता ये गाओफेई की मृत्यु के बाद एक नए नेता ने कार्यभार संभाला था। इस बार वे संयमित व्यवहार कर रहे थे और होटल में कोई उपद्रव मचाने नहीं आए थे। हाईकांग बेस में अभी भी काफी लोग रह रहे थे। दूसरे बेस पर भी कुछ लोग बचे हुए थे। यहां सुपरमार्केट खोलने से दोनों स्थानों से लोगों के लिए आना सुविधाजनक हो जाएगा और इससे सुपरमार्केट की प्रतिष्ठा स्थापित करने में मदद मिलेगी।
स्थान चुनने के बाद गु वानियन वहां चला गया। अब उसके पास एक कार थी और जब सुपरमार्केट खुल जाएगा तो वह एक वैन भी ले लेगी। जल्द ही वह सुपरमार्केट के लिए चुने गए स्थान पर पहुंच गई। एक बड़ा सुपरमार्केट पहले ही अचानक से प्रकट हो चुका था। यह डरावनी दुनिया के समान ही था, लेकिन इसमें कुछ अंतर था। चूंकि यह होटल के बाहर एक अतिरिक्त सुपरमार्केट था, इसलिए इसमें घरेलू सामान आदि नहीं था, केवल खाद्य पदार्थ ही थे। लेकिन इस सर्वनाशकारी दुनिया में लोगों के लिए भोजन सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। स्टोर के नियम होटल के नियमों के समान ही थे, जिनमें केवल पॉइंट्स के आधार पर ही खरीदारी करना, सुपरमार्केट से खाद्य पदार्थ दोबारा बेचने की अनुमति नहीं, हिंसक व्यवहार नहीं करना, क्रेडिट नहीं देना, स्टोर मालिक का सम्मान करना आदि शामिल थे। इसके अलावा भुगतान के बाद ही भोजन खाने और सुपरमार्केट में 40 मिनट से अधिक समय तक नहीं रुकने के भी नियम थे। आखिरकार सुपरमार्केट प्राकृतिक आपदाओं और ज़ॉम्बी से पूरी तरह सुरक्षित था। इस नियम के बिना हर कोई भीड़ में इकट्ठा हो जाता और अफरा तफरी मच जाती। होटल में भी ऐसा ही नियम था, यदि आप चेक इन नहीं करते तो आप लॉबी में नहीं रुक सकते थे। एक मुख्य अंतर यह था कि यहाँ कीमतें होटल की तुलना में अधिक थीं। आखिरकार यहाँ के ग्राहक होटल के मेहमान नहीं थे। इंस्टेंट नूडल्स और ब्रेड की कीमत 6 अंक थी, मांस के साथ सेल्फ हीटिंग हॉटपॉट की कीमत 20 अंक थी, चिप्स जैसे स्नैक्स की कीमत लगभग 10 अंक थी, मिनरल वाटर की कीमत 5 अंक थी, पेय की कीमत 10 अंक थी और आइस पॉप की कीमत भी 10 अंक थी। अन्य सभी उत्पाद होटल की तुलना में अधिक महंगे थे। वहां अंक विनिमय के लिए मशीनें और कार्ड स्वाइप करने के लिए स्थान भी थे। गुवानियन ने सुपरमार्केट का दौरा किया और बहुत संतुष्ट हुए। मैं अब पास के 2 ठिकानों पर जाकर विज्ञापन दूंगी। वैसे क्या हमें सुपरमार्केट के लिए कोई कर्मचारी रखना होगा? उसने पूछा। जरूरत नहीं है, सिस्टम ने जवाब दिया। अगर कोई पॉइंट्स से भुगतान नहीं करता है तो वह सुपरमार्केट से सामान नहीं ले जा पाएगा। अगर ऐसा दूसरी बार हुआ तो उसे सुपरमार्केट की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, गुवानियन अपने सुपरमार्केट का प्रचार करने के लिए हाईकांग बेस गईं। उन्होंने इसका नाम केवल पीस सुपरमार्केट रखा था, क्योंकि होटल पहले ही कुछ प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। इसलिए इस नाम का उपयोग करने से होटल के साथ सहयोग के माध्यम से सुपरमार्केट के व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती थी। निश्चित रूप से जब बेस में कई लोगों ने पीस सुपरमार्केट का नाम सुना तो उन्होंने तुरंत पूछा कि क्या यह पीस होटल से संबंधित है। इस संबंध के बारे में जानने के बाद वे भोजन खरीदने के लिए सुपरमार्केट की ओर भागने के लिए उत्सुक हो गए। हालांकि गुवानियन ने समझाया था कि सुपरमार्केट में खाना होटल की तुलना में अधिक महंगा था, लेकिन अब उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। जब तक उन्हें खाने के लिए स्वच्छ, सामान्य भोजन मिल सकता था, वे थोड़ा अधिक भुगतान करने को तैयार थे। एक बार जब नए होटल के कमरे खुल गए तो वे होटल में जा सकते थे और सस्ता भोजन खरीद सकते थे। हाईकांग बेस पर पदोन्नति के बाद गुवानियन दूसरे बेस पर गया। वहां भी ज्यादातर लोगों ने पीस होटल के बारे में सुना था और वहां की चीजों के लिए उत्सुक थे। उनकी प्रतिक्रिया देखकर गुवानियन को एहसास हुआ कि उसे सुपरमार्केट के कारोबार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह खुशी खुशी होटल वापस चली गई। डिंग, बधाई हो मेजबान, कार्य पूरा हो गया। पुरस्कार अनलॉक हो गए। होटल के बाहर सुपरमार्केट में सभी वस्तुओं तक असीमित पहुंच। होटल की 10वीं मंजिल पर सभी कमरों तक पहुंच। 9वीं मंजिल पर सभी कमरों का एक बार अपग्रेड। तले हुए नाश्ते की दुकान सभी सामग्रियों तक असीमित पहुंच के साथ अनलॉक। एक वैन अनलॉक। दरअसल होटल के बाहर सुपरमार्केट में रखी चीजें पहले ही अनलॉक हो चुकी थीं, लेकिन सिस्टम ने अब जाकर टास्क पूरा होने की घोषणा की। बाकी इनाम भी पहले ही अनलॉक हो चुके थे। गुवानियन सबसे पहले 10वीं मंजिल देखने गए। डीलक्स प्रेसिडेंशियल स्वीट्स 9वीं मंजिल पर स्थित साधारण प्रेसिडेंशियल स्वीट्स से बड़े थे और हर सूट में एक बालकनी और एक निजी स्विमिंग पूल था। बेशक होटल के कमरे अब भी जादुई थे। जब 10वीं मंजिल पर मेहमान अपनी बालकनी में तैरते या धूप सेंकते थे तो उन्हें होटल के बाहर से नहीं देखा जा सकता था। बाहर से यह एक साधारण ऊंची इमारत जैसा ही लगता था। उसके मुख्य कमरे में एक बालकनी और स्विमिंग पूल भी था, लेकिन उसे और कोला बर्गर को तैराकी में विशेष रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसका अधिक उपयोग नहीं किया। चूंकि एक नई दुकान खुली थी, गुवानियन उस शाम कोला बर्गर को तले हुए नाश्ते की दुकान पर ले गया। वहां तरह तरह के तले हुए खाने और नाश्ते थे, जैसे तले हुए पोर्क चॉप, तले हुए स्टार्च सॉसेज और मीट सॉसेज, तले हुए चिकन फिलेट सींक, तले हुए एनोकी मशरूम, तले हुए मछली टोफू, तले हुए मांस और हड्डी के सींक, बदबूदार टोफू, ताकोयाकी, ब्राउन शुगर फ्लैटब्रेड, ग्रास जेली और भी बहुत कुछ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सब कुछ स्वच्छ था और मानव शरीर के लिए हानिकारक नहीं था।
रात के खाने के बाद गु वानियन वैन देखने गया। पिछली सेडान की तरह वह भी होटल के सामने खड़ी थी। वह सफेद रंग की थी और उसमें लगभग 10 लोग बैठ सकते थे। डिंग। नया कार्य अनलॉक हुआ। होटल के बाहर पीस सुपरमार्केट में कुल 100 लोगों से खरीदारी करवाएं। कार्य पुरस्कार। होटल बिल्डिंग नंबर 2 को अनलॉक करें। होटल बिल्डिंग नंबर 2 की दूसरी मंजिल के सभी कमरों को अनलॉक करें। वर्तमान होटल बिल्डिंग अब बिल्डिंग नंबर 1 है। बिल्डिंग नंबर 1 की 10वीं मंजिल के सभी कमरों को एक बार अपग्रेड किया गया है। इंटरनेट कैफे और उसके भीतर की सभी सुविधाओं को अनलॉक करें। बार और सभी संबंधित सुविधाओं और सामग्रियों को अनलॉक करें। सार्वजनिक स्विमिंग पूल और संबंधित सुविधाओं को अनलॉक करें। ज़ोंबी हत्या सिमुलेशन प्रशिक्षण शिविर को अनलॉक करें। नोट: होटल बिल्डिंग नंबर 2 के सभी कमरों की संरचना और दरें बिल्डिंग नंबर 1 के समान हैं। नाबालिगों को इंटरनेट कैफे और बार में प्रवेश करने की मनाही है। यहाँ तो ज़ॉम्बी मारने का एक सिमुलेशन प्रशिक्षण शिविर भी है, गु वानियन ने पूछा। क्या इसका मतलब है कि आप वहां ज़ॉम्बी मारने का अनुकरण कर सकते हैं, जैसे कोई खेल खेल रहे हों? हाँ, लेकिन यह गेम खेलने से अलग है। सिमुलेशन प्रशिक्षण शिविर में कोई वास्तविक खतरा नहीं है, लेकिन अगर सिमुलेशन के दौरान आप पर किसी ज़ॉम्बी द्वारा हमला किया जाता है तो आपको बहुत वास्तविक दर्द महसूस होगा। गु वानियन इसके बारे में सुनकर सिहर उठे। हालांकि महाशक्तियों से रहित आम लोगों के लिए यह फिर भी बहुत फायदेमंद था। कोई वास्तविक खतरा नहीं था। सिमुलेशन प्रशिक्षण शिविर में वे ज़ॉम्बी से लड़ने का प्रशिक्षण स्वतंत्र रूप से ले सकते थे। इस तरह अगर भविष्य में उनका सामना असली ज़ॉम्बी से होता तो वे उनसे निपटने के लिए तुरंत रणनीतियां बना सकते थे। वे शायद नाभिक भी प्राप्त कर सकें और होटल में ज्यादा समय तक रह सकें। यह सब इस बात पर निर्भर करता था कि वे ज़ॉम्बी द्वारा हमला किए जाने के दर्द को सहन कर सकते हैं या नहीं। और मेजबान: अब जबकि दूसरी इमारत का ताला खुलने वाला है, भव्य उद्घाटन की छूट अवधि समाप्त हो जानी चाहिए, सिस्टम ने कहा। हम उन वस्तुओं की कीमतें उचित रूप से बढ़ा सकते हैं जिनकी कीमतें बहुत कम थीं। इस काम के पूरा होने के बाद कीमतों पर फिर से चर्चा करेंगे। ठीक है, गु वानियन ने सिर हिलाया। दरअसल इंस्टेंट नूडल्स और ब्रेड जैसी चीजों की कीमतें बहुत कम थीं और इन्हें थोड़ा बढ़ाया जा सकता था। ज़ॉम्बी प्रशिक्षण शिविर के साथ आम लोगों के लिए भी न्यूक्लियस हासिल करने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि कीमतें निश्चित रूप से एक उचित सीमा के भीतर ही रहेंगी। वे लोगों के लिए चीजों को अप्राप्य नहीं बना सकते क्योंकि यह प्रतिकूल होगा। क्योंकि होटल के बाहर पीस सुपरमार्केट अभी अभी खुला था, इसलिए गु वानियन ने सुबह कोला बर्गर के स्कूल जाने के बाद उसे देखने जाने की योजना बनाई। बेशक जाने से पहले वह फ्रेंच फ्राइज के लिए भोजन और पानी तैयार करना नहीं भूली। हालांकि होटल में अभी तक कोई पालतू जानवरों की आपूर्ति की दुकान नहीं थी, इसलिए वहां कोई बिल्ली कूड़े की व्यवस्था नहीं थी। गु वानियन ने कूड़ेदान के विकल्प के रूप में अस्थायी रूप से बेसिन में मिट्टी का उपयोग किया। यद्यपि सिस्टम में एक स्वचालित सफाई तंत्र था जो फर्श पर फ्रेंच फ्राइज द्वारा की गई किसी भी गंदगी को तुरंत साफ कर सकता था, फिर भी गु वानियन को फ्रेंच फ्राइज को कहीं भी अपनी इच्छानुसार काम करने देने के विचार से थोड़ी असहजता महसूस हुई। फ्रेंच फ्राइज को व्यवस्थित करने और उसके छोटे से सिर को थपथपाने के बाद गु वानियन होटल से बाहर निकल गया और चला गया। सुपरमार्केट में पहुंचकर गु वानियन ने कार पार्क की और अंदर जाकर देखा कि वहां पहले से ही काफी ग्राहक मौजूद थे। प्रवेश द्वार पर दुकान के नियम स्पष्ट रूप से अंकित थे तथा कई लोगों ने पीस होटल के बारे में सुना था, इसलिए अधिकांश ग्राहक जानते थे कि पॉइंट्स का आदान प्रदान कैसे किया जाता है तथा अपने कार्ड का उपयोग कैसे किया जाता है। सुपरमार्केट में शॉपिंग कार्ट और टोकरियां उपलब्ध थीं। कुछ लोग खरीदारी करते हुए गाड़ियां धकेल रहे थे या टोकरियां ढो रहे थे, जबकि कुछ लोग कार्ड स्वाइप करने के बाद बस एक ब्रेड उठाकर उसे खाने लगे थे, मानो भूख से मर रहे हों। गु वानियन को प्रवेश करते देख उसे पहचानने वालों ने उसका अभिवादन किया। आखिरकार कई लोगों ने कल गु वानियन को दोनों ठिकानों पर प्रचार करते देखा था, इसलिए वे जानते थे कि वह होटल और सुपरमार्केट की मालकिन थी। जो लोग उसे पहली बार देख रहे थे वे उसे जिज्ञासा और जांच की दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी नाजुक दिखने वाली लड़की कैसे इस दुनिया में होटल और सुपरमार्केट खोलने में कामयाब हो सकती है। कुछ लोगों के मन में अवश्य ही कुछ अप्रिय विचार आए, लेकिन उन्होंने अभी उन पर अमल करने का साहस नहीं किया। एक तो आसपास बहुत सारे लोग थे। दूसरे, उन्हें लगा कि जो इतने लंबे समय तक होटल चला सकता है और उसके बाहर सुपरमार्केट भी खोल सकता है, वह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। शायद उसका नाजुक रूपरंग बस एक दिखावा था। गु वानियन चेकआउट काउंटर पर बैठ गए और पढ़ने के लिए एक उपन्यास निकाला। कभी कभी वह उन ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देती थीं जो कुछ समझ नहीं पाते थे।
सुबह बिना किसी घटना के बीत गई और गु वानियन ने इस मौके का फायदा उठाकर प्रचार किया कि उनके होटल में अब डीलक्स प्रेसिडेंशियल स्वीट्स उपलब्ध हैं और दूसरी इमारत का ताला जल्द ही खुल जाएगा। उन्होंने इच्छुक ग्राहकों से आग्रह किया कि अगर वे होटल में रुकना चाहते हैं तो जल्दी करें। सुपरमार्केट में आने वाले ग्राहकों के पास अब सुपरमार्केट शॉपिंग कार्ड थे, लेकिन यदि वे होटल में चेक इन करते तो उनके शॉपिंग कार्ड के अंक उनके रूम कार्ड में स्थानांतरित किए जा सकते थे। यह सुनकर सभी लोग प्रयास करने के लिए उत्सुक हो गए। हालांकि उन्हें कमरों का किराया देना पड़ा, होटल में रहना सुरक्षित था और खाना सुपरमार्केट से सस्ता था। कौन नहीं जाना चाहेगा। दोपहर तक सुपरमार्केट में और भी अधिक लोग आ गए। चेकआउट काउंटर के सामने एक लंबी कतार लग गई। सिस्टम यह देखकर बहुत खुश था कि अंक लगातार बढ़ रहे हैं। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भूख लगी हो। सुपरमार्केट में इतना सारा खाना देखकर उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने एक ब्रेड उठाई और उसकी पैकिंग फाड़ने ही वाला था। पहले भुगतान किए बिना आप खाना नहीं खा सकते, पास में खड़े किसी व्यक्ति ने उसे याद दिलाया। लेकिन उसे किसी और की बात बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। व्यंग्यात्मक लहजे में उसने जोर जोर से पैकेजिंग फाड़नी शुरू कर दी, हालांकि उन्हें पता चला कि वे पैकेजिंग को फाड़ नहीं सकते। भले ही वह इतना भूखा हो कि उसके पास ज्यादा ताकत न हो, फिर भी उसे एक साधारण ब्रेड का पैकेट खोलने में असमर्थ नहीं होना चाहिए। उसने कुछ देर तक उसे जोर से फाड़ने की कोशिश की और यहाँ तक कि उसे काटने पर भी विचार किया, लेकिन जैसे ही वह रोटी को अपने मुंह में डालने वाला था, उसने अचानक झटका खाया, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो और रोटी जमीन पर गिर गई। क्या कर रहे हो? पास में खड़े किसी व्यक्ति ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। कुछ चीजों के बदले पॉइंट्स ले लो और सही तरीके से ब्रेड खरीद लो। जाहिर है पॉइंट्स दिए बिना तुम इसे खा नहीं पाओगे। मैं इस बकवास पर यकीन नहीं करता। वह आदमी दहाड़ा, उसकी आंखें लाल होती जा रही थीं। वह जमीन से ब्रेड उठाने के लिए नीचे झुका और सुपरमार्केट के बाहर की ओर भागा। और वास्तव में वह बिना किसी बाधा के सुपरमार्केट के बाहर भागने में सफल रहा। आदमी का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा कि यह घटिया सुपरमार्केट इतना खास नहीं है और वह सोच रहा था कि ये लोग भुगतान करने के लिए कतार में क्यों खड़े हैं। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो पाया कि रोटी उसके हाथ से गायब थी। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने बाएं दाएं देखा, लेकिन वह जमीन पर भी नहीं था। वह कहीं नहीं मिला। सुपरमार्केट में मौजूद लोग यह दृश्य देखकर हंसने लगे। हमने आपसे कहा था कि पॉइंट्स एक्सचेंज कर लें और सही तरीके से भुगतान करें, लेकिन आपने सुना ही नहीं। किसी ने मजाक उड़ाया। क्या आपने सोचा था कि आपको यह सब मुफ्त में मिल जाएगा? सपने देखते रहिए। शर्मिंदगी से उस आदमी का चेहरा लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए सुपरमार्केट में वापस चला गया। इस बार वह पहले जैसा उतावला नहीं था। उसने पहले दुकान के नियमों पर नजर डाली, फिर चेकआउट काउंटर पर बैठी गु वानियन पर। फिर उसने एक और रोटी उठाई और अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कतार में पीछे चला गया। सभी लोग बहुत कुशल थे, जल्दी जल्दी पॉइंट्स का आदान प्रदान कर रहे थे और अपने लेन देन पूरे कर रहे थे। जब उस आदमी की बारी आई तो उसने अपनी जेबों में हाथ डाला और एक पेन निकाला। उन्होंने पेन को मशीन पर रखा, जिसने तुरंत उसे 8 अंकों वाले शॉपिंग कार्ड में बदल दिया। काफी नहीं, गु वानियन ने सपाट लहजे में कहा। एक रोटी के 10 पॉइंट हैं। आप किसी और चीज के बदले ज्यादा पॉइंट ले सकते हैं। मेरे पास और कुछ नहीं है, आदमी ने कहा। पास में खड़े किसी व्यक्ति ने सुझाव दिया। यदि आप सचमुच फंस गए हैं तो आप अपनी जैकेट उतारकर उसे पॉइंट्स में बदल सकते हैं। अगर मैं अपनी जैकेट उतार दूं तो ठंड में क्या करूंगा? आदमी गुस्से से चिल्लाया। क्या तुम मुझे पहनने के लिए अपने कपड़े दोगे? जिस व्यक्ति ने यह सुझाव दिया था वह यह सुनकर चौंककर पीछे हट गया। यह तो बस एक सुझाव था। अगर नहीं देना है तो मत दो। चिल्ला क्यों रहे हो? जो हाथ देता है उसी को काटने की बात करो। वह आदमी दांत पीसते हुए गु वानियन की ओर मुड़ा। यह सिर्फ 2 अंक कम है, क्या आप कोई अपवाद नहीं बना सकते? नहीं, गु वानियन ने उत्तर दिया। ये सुपरमार्केट के नियम हैं। भाड़ में जाओ तुम्हारे नियम। क्या तुम मुझे भूख से मरते हुए देखोगे? इतना सारा खाना होने के बावजूद तुम 1-2 बातों पर बहस कर रही हो। तुम एक खूंखार औरत हो। मैं बहुत सह चुकी हूं। चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो, मैं इसे 8 अंकों के साथ खरीदूंगी। ऐसा कहकर उस आदमी ने शॉपिंग कार्ड गु वानियन की ओर फेंक दिया और रोटी लेकर बाहर निकल गया। जैसे ही वह सुपरमार्केट से बाहर निकला, वह सबकी नजरों से ओझल हो गया और रोटी का टुकड़ा पुनः साबुत शेल्फ पर आ गया। देखने वालों की नजरें एक दूसरे पर अटक गईं। किसी ने पूछा, वह कहाँ गया?
उसे नियमों का पालन न करने के लिए दंडित किया गया होगा। कितना मूर्ख है वह! क्या उसने पीस होटल में जो हुआ उसके बारे में नहीं सुना? वह अपरिचित लग रहा था। वह हमारे क्षेत्र में नया होगा। क्या उन्होंने यह नहीं सोचा कि यदि लोग सुपरमार्केट से अपनी इच्छानुसार भोजन ले सकते हैं तो यहाँ व्यवस्था कैसे कायम रह सकेगी? बस बेवकूफ! कौन जानता है कि वह इतने लंबे समय तक सर्वनाश से कैसे बच गया। एक संक्षिप्त चर्चा के बाद भीड़ तितर-बितर हो गई। कुछ लोग भोजन चुनने लगे, जबकि अन्य लोग चेकआउट करने लगे। यहाँ तो स्नो केक और राइस क्रैकर्स भी मिलते हैं। हे भगवान, पता नहीं कब से मुझे इनकी तलब लग रही थी। मैंने तो सोचा था कि जिंदगी में कभी इन्हें नहीं खाऊंगा। उनके पास सब कुछ है, यहाँ तक कि स्वयं गर्म होने वाले हॉटपॉट भी। मैं रोने वाला हूँ। मैं हॉटपॉट के लिए तरस रहा हूँ। मुझे एक सेल्फ हीटिंग हॉटपॉट मिल जाए तो मैं आभारी रहूंगा। तुम्हें इसका आधा भी नहीं पता। मैंने सुना है कि पीस होटल में एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट है। वहां का हॉटपॉट बिल्कुल प्रलय से पहले जैसा है और उसका स्वाद लाजवाब है। केवल हॉटपॉट ही नहीं, उनके पास बारबेक्यू, चावल नूडल्स और मसालेदार घोंघा नूडल्स भी हैं। सचमुच? मैंने तो सिर्फ सुना था कि यह ज़ॉम्बी को दूर रख सकता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि उनके पास इतने सारे रेस्टोरेंट भी हैं। बस इतना ही नहीं, शायद और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में हमने नहीं सुना है। मैनेजर गु ने बताया कि वे जल्द ही एक दूसरी इमारत खोलने वाले हैं। मैं खाना खरीदने की योजना बना रहा हूं और फिर पीस होटल के पास डेरा डालूंगा। मैं एक कमरा भी नहीं छोड़ सकता। मैं भी आ रहा हूं। सुपरमार्केट 24 घंटे संचालित होता था। हालांकि गुवानियन हर समय वहां नहीं रुकती थी। रात के लगभग 8 बजे वह वापस होटल पहुंची। कोला और हैमबर्गर ने अपना खाना पहले ही खा लिया था और अपना होमवर्क कर रहे थे। सुशी ने उन्हें बताया कि नए खुले लग्जरी प्रेसिडेंशियल स्वीट्स भी पूरी तरह से भरे हुए हैं। हालांकि ये कमरे दूसरे कमरों से ज्यादा महंगे थे, फिर भी ये विशाल और आलीशान होने के साथ साथ सुरक्षित और साफ सुथरे भी थे। इसलिए ज्यादा कीमत के बावजूद इनकी मांग काफी ज्यादा थी। जब गुवानियन पहली बार होटल लौटी तो उसने होटल के आसपास काफी लोगों को देखा। कुछ लोगों ने तो तंबू भी लगा लिए थे। वे स्पष्टतः होटल में कमरे उपलब्ध होने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि होटल के 200 मीटर के दायरे से बाहर के लोगों को किसी भी समय लाशों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इसे उच्च जोखिम उच्च लाभ के रूप में वर्णित किया जा सकता है। गुवानियन अपने कमरे में लौटी और फ्रेंच फ्राइज तुरंत उस पर झपटा। म्याऊं म्याऊं करने लगा और अपना सिर उसके सिर पर रगड़ने लगा। उसका दिल पिघल गया और उसने फ्रेंच फ्राइज को गले लगा लिया और उसे खूब प्यार किया। उस रात सोने से पहले गुवानियन ने सिस्टम की आवाज सुनी। डिंग! बधाई हो मेजबान, कार्य पूरा हुआ। पुरस्कार अनलॉक हुए। होटल बिल्डिंग न 2 की दूसरी मंजिल पर सभी कमरे। वर्तमान होटल बिल्डिंग अब बिल्डिंग न 1 है। बिल्डिंग न 1 की 10वीं मंजिल पर सभी कमरे एक बार अपग्रेड किए गए। इंटरनेट कैफे और इसकी सभी सुविधाएं अनलॉक। बार और सभी संबंधित सुविधाएं और सामग्री अनलॉक। सार्वजनिक स्विमिंग पूल और संबंधित सुविधाएं अनलॉक। ज़ोंबी हत्या सिमुलेशन प्रशिक्षण शिविर अनलॉक। यह तो केवल पहला दिन था और पहले ही 100 लोग सुपरमार्केट में खरीदारी कर चुके थे। यह अपेक्षित ही था। हालांकि बचे हुए लोगों की संख्या सर्वनाश से पहले की मानव आबादी से तुलना करने लायक नहीं थी। फिर भी उसने 2 ठिकानों में पदोन्नति की थी, इसलिए ज्यादातर लोग उन ठिकानों से ही आएंगे। इसके अलावा वहां से गुजरने वाले लोग सुपरमार्केट भी देख पाएंगे। यदि किसी व्यक्ति के पास पॉइंट्स के बदले में कुछ सामान हो तो एक बार सुपरमार्केट में प्रवेश करने के बाद वह कुछ खरीदने से कैसे बच सकता है? अगली सुबह सिस्टम से चर्चा करने के बाद गुवानियन ने होटल में कुछ वस्तुओं की कीमतों में थोड़ी वृद्धि कर दी। 5 पॉइंट या उससे कम कीमत वाले उत्पादों की कीमतें दोगुनी कर दी गईं। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रेड और इंस्टेंट नूडल्स, जिनकी कीमत मूलतः 1 पॉइंट थी, अब 2 पॉइंट की हो गई तथा अन्य वस्तुओं की कीमत भी इसी प्रकार बढ़ गई। 6 से 30 अंकों के बीच की लागत वाले उत्पादों की कीमतों को 1.5 से गुणा किया गया। अधिक महंगी वस्तुओं की कीमतें फिलहाल अपरिवर्तित बनी हुई हैं। इसके बाद सिस्टम ने होटल में कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में घोषणा प्रसारित की। उसी समय नई खुली दुकानें भी समाचार प्रसारित कर रही थीं। आखिरकार अब होटल में काफी लोग ठहरे हुए थे, इसलिए मूल्य वृद्धि के बारे में सुनकर निश्चित रूप से कुछ असंतोष पैदा होगा। लेकिन ज्यादातर लोगों को लगा कि यह कोई समस्या नहीं है। शुरुआती कीमतें इतनी सस्ती थीं कि बढ़ोतरी के बाद भी उन्हें महंगा नहीं माना जा सकता था।
इस होटल में कमरे स्वच्छ और सुरक्षित थे, भोजन स्वच्छ और स्वादिष्ट था। भले ही यह अधिक महंगा हो जाए, फिर भी यह बाहर के ठिकानों की तुलना में अतुलनीय रूप से बेहतर होगा। आथ असंतोष की धीमी आवाजें शीघ्र ही दबा दी गईं। और तो और किसी के मन में चेकआउट करने का कोई विचार ही नहीं था, बल्कि सब दिमाग खपा रहे थे कि ज्यादा पॉइंट कैसे कमाएं। परिणामस्वरूप ज़ोंबी हत्या सिमुलेशन प्रशिक्षण शिविर बहुत लोकप्रिय हो गया। प्रशिक्षण शिविर के अंदर 30 छोटे कमरे थे, 20 एकल व्यक्ति प्रशिक्षण कक्ष थे और 10 बहुव्यक्ति प्रशिक्षण कक्ष थे। कमरे में प्रवेश करने के बाद मेहमान विभिन्न परिदृश्यों के साथ साथ ज़ोंबी के स्तर और संख्या का भी चयन कर सकते थे। फिर सिमुलेशन शुरू करें का चयन करने पर उनके सामने का दृश्य बदल जाएगा और ज़ोंबी प्रकट हो जाएंगे। यदि किसी ज़ोंबी द्वारा काट लिया जाए या खरोंच दिया जाए तो दर्द और मृत्यु या उत्परिवर्तन की भावना बहुत वास्तविक महसूस होगी, लेकिन वे शरीर को कोई वास्तविक नुकसान पहुंचाए बिना शीघ्र ही सामान्य हो जाते थे। यद्यपि अधिकांश लोग दर्द से काफी डरते थे, फिर भी वे स्वयं को प्रशिक्षित करने के महत्व को स्पष्ट रूप से समझते थे। होटल अच्छा था, लेकिन यह मुफ्त नहीं था। यहां बने रहने के लिए उन्हें लगातार अंक अर्जित करने पड़े। मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं होती, और यह सिद्धांत सर्वनाश के समय में भी सत्य है। इसलिए हर कोई अपनी क्षमताओं में सुधार करना चाहता था। भले ही वे ज़ॉम्बी को मार न सकें, लेकिन वे चकमा देने और भागने का अभ्यास कर सकते थे। इस तरह जब वे मूल्यवान वस्तुओं की तलाश में निकलते थे तो वे अपने बचने की संभावना बढ़ा सकते थे। इसलिए लगभग हर दिन प्रशिक्षण शिविर के प्रवेश द्वार पर लोगों की कतार लगी रहती थी। होटल बिल्डिंग नंबर 2 की दूसरी मंजिल का ताला खुलने के बाद यह शीघ्र ही पूरी तरह से भर गई। हर होटल की इमारत में अतिथि कक्षों की संरचना एक जैसी थी, लेकिन दुकानें अलग अलग थीं। बिल्डिंग नंबर 2 में हॉट पॉट रेस्टोरेंट या बारबेक्यू की जगह नहीं थी। जो मेहमान इन दुकानों पर जाना चाहते थे उन्हें बिल्डिंग नंबर 1 में आना पड़ता था। लेकिन दूरी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि वह बगल में ही था, बस कुछ ही कदम की दूरी पर। भविष्य में जब होटल की इमारतें और अधिक मेहमान होंगे तो वे निश्चित रूप से अन्य होटल भवनों में कुछ हॉट पॉट और बारबेक्यू शाखाएं खोलेंगे। बार बिल्डिंग न 2 की पहली मंजिल पर था, जो एक डांस क्लब और एक शांत बार में विभाजित था। शांत बार में सुकून भरा संगीत बज रहा था, जहां लोग शराब पी सकते थे और बातें कर सकते थे, जबकि डांस क्लब में जोरदार संगीत बज रहा था, जहां मेहमान डांस फ्लोर पर खुलकर नाच सकते थे। ध्वनिरोधी व्यवस्था बेहतरीन थी। अंदर चाहे कितनी भी तेज आवाज क्यों न हो, आवाज बाहर नहीं जाती थी। केटीवी के लिए भी यही सच था। अंदर सभी प्रकार की शराब उपलब्ध थी, और यदि मेहमान चाहें तो वे अपने लिए पेय भी तैयार कर सकते थे। बेशक बार में मिलने वाली शराब सुपरमार्केट में मिलने वाली शराब से निश्चित रूप से अधिक महंगी थी। सबसे सस्ता दाम अभी भी प्रति गिलास या बोतल 10 अंक से अधिक था। हालांकि जो लोग लंबे समय से सर्वनाशकारी दुनिया में थे और उदास और दर्दनाक महसूस कर रहे थे, उनके लिए बार में आकर नृत्य करना और आराम करना काफी अच्छा था। इंटरनेट कैफे बार के ठीक बगल में था, जिसमें कुल 50 कंप्यूटर थे। लोग गेम खेल सकते थे, फिल्में या टीवी सीरीज देख सकते थे, बिल्कुल सर्वनाश से पहले के इंटरनेट कैफे की तरह। 2 घंटे के लिए इसकी कीमत 5 पॉइंट थी। हालांकि अगर वे गेम खेलना चाहते थे तो वे केवल उन अन्य मेहमानों के साथ मैच खेल सकते थे जो इंटरनेट कैफे में थे, या एआई के खिलाफ खेल सकते थे। आखिरकार यह अभी भी एक नारकीय सर्वनाश था। कौन कंप्यूटर ले सकता था और ऑनलाइन गेम खेल सकता था? लेकिन मेहमान बहुत संतुष्ट थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि प्रलय के बाद भी वे कंप्यूटर का उपयोग कर सकेंगे। होटल के पास 2 लड़कियों ने एक साधारण तंबू लगाया। वे बहनें थीं, दोनों ही लेवल 2 की क्षमता वाली थीं। वे दूसरे शहर में गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रही थीं, लेकिन शहर ए में खुले एक चमत्कारी होटल के बारे में सुनकर वे हजारों मील का सफर तय करके यहां पहुंची। यद्यपि यात्रा खतरनाक थी और वे लगभग ठंड से मर रहे थे, फिर भी वे अंततः होटल के प्रवेश द्वार तक पहुंचने में सफल रहे। दुर्भाग्यवश वे पहले कमरा सुरक्षित नहीं कर पाए थे। अब चूंकि होटल में कोई कमरा खाली नहीं था, इसलिए वे केवल बाहर ही इंतजार कर सकते थे। हालांकि वे पॉइंट्स से कुछ खाने का सामान खरीदने पीस सुपरमार्केट गए। लौटते समय उनका सामना एक उच्चस्तरीय ज़ॉम्बी से हुआ, जिससे वे इतना डर गए कि वे लगभग मीरकैट्स की तरह चीख पड़े। लेकिन ज़ॉम्बी ने बस उन्हें देखा और धूप सेंकने के लिए लेट गया। ओह, यह तो एक आलसी ज़ॉम्बी निकला। हालांकि वो एक आलसी ज़ॉम्बी था, लेकिन उसका स्तर बहुत ऊंचा था। अगर सच में लड़ाई होती तो वो जीत नहीं पाते, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से भाग गए।
आह सोंग रोरो ने रोटी का एक निवाला लिया और आह भरी, मुझे आश्चर्य है कि हम कब होटल में रह पाएंगे। अगली बार हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा, सोंग पेंग पेंग ने कहा। रात में हम बारी बारी से सोएंगे, क्योंकि कभी कभी रात में होटल में अचानक जगहें खाली हो जाती हैं, इसलिए हमें बीच बीच में जांच करते रहना चाहिए। ठीक है, सोंग रोरो ने सिर हिलाया। तभी एक आदमी उन दोनों की ओर आया। यह आदमी बहुत सुंदर था, लेकिन वह थोड़ा थका हुआ दिख रहा था। वह दोनों बहनों के पास गया और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, सोन पेंग पेंग ने सावधानी से पूछा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो? बोलते समय उसने अपनी और अपनी बहन की रोटी अपनी पीठ के पीछे छिपा ली। आखिरकार सर्वनाश के समय भोजन के एक निवाले के लिए हत्या करना कोई असामान्य बात नहीं थी। घबराओ मत, उस आदमी ने दोस्ताना मुस्कान दिखाते हुए कहा। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। चाहे आप ऐसा करें या नहीं, हम आपको नहीं जानते। कृपया चले जाइए, सोन पेंग पेंग ने कहा। पेंग पेंग, ऐसा मत करो, सोन रोरो ने जल्दी से कहा। वह बुरा इंसान नहीं लगता, उस आदमी ने जल्दी से कहा। मैं सचमुच नहीं हूं। मैं बस यह पूछना चाहता था कि क्या आप होटल में रुकने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यहाँ डेरा डाले हुए सभी लोग होटल में रुकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? सोन पेंग पेंग ने भौहें चढ़ाई। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या आप मुझे होटल में ले जा सकते हैं? उस आदमी के चेहरे पर दयनीय भाव थे। बाहर जिंदगी बहुत कठिन है। मैंने सुना है कि होटल के अंदर स्वर्ग जैसा माहौल है। मैं भी वहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि वह सुंदर था। जैसे ही उसने ऐसा दयनीय रूप दिखाया, सोंग रोरो का दिल तुरंत नरम हो गया। लेकिन सोंग पेंग पेंग इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनने वाला था। क्या दुनिया में अच्छा दिखना खाने की व्यवस्था कर सकता है? जैसे ही सोंग रोरो कुछ कहने ही वाला था, सोंग पेंग पेंग ने कहा, अगर तुम वहां रहना चाहते हो तो तुम खुद ही किसी जगह के खाली होने का इंतजार क्यों नहीं करते? हमारे पास क्यों आते हो? मुझे मत बताओ कि तुम चाहते हो कि हम तुम्हें पॉइंट्स के बदले चीजें दें। भूल जाओ, अगर उनके पास पॉइंट्स होते तो जाहिर है वे उन्हें अपने पास ही रखते। वे किसी अजनबी के साथ क्यों शेयर करें? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था, उस आदमी ने झट से कहा। मैं तुम्हें पॉइंट्स के बदले क्रिस्टल कोर दे सकता हूँ। सचमुच? सोंग रोरो ने उत्साह से कहा। बिल्कुल, उस आदमी ने तुरंत 2 लेवल 1 क्रिस्टल कोर निकाले। ये दोनों कोर तुम्हारे लिए हैं। सोंग रोरो उन्हें ले जाना चाहती थी, लेकिन सोंग पेंग पेंग ने उसे रोक दिया। सोंग पेंग पेंग ने उस आदमी की ओर बढ़ते संदेह के साथ देखा। वास्तव में तुम्हारा क्या मतलब है? उस आदमी ने आह भरते हुए कहा। सच कहूँ तो इस होटल का मालिक और मैं एक जोड़ा हुआ करते थे। सोंग रोरो थोड़ा निराश हुआ। तो फिर तुम होटल में क्यों नहीं हो? तुम ऐसे कैसे हो गए? सच कहूँ तो हमारे बीच थोड़ी अनबन हो गई थी, इसलिए उसने मुझे बाहर निकाल दिया, उस आदमी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उसने अपने स्टाफ को भी निर्देश दिया था कि मुझे अंदर न आने दें। लेकिन मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं उसे ढूंढने और बात करने के लिए होटल वापस जाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे अपने साथ ले जाएं, तो शायद मैं चुपके से अंदर जा सकूं। क्या? उसने तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी बात पर बाहर निकाल दिया? ये तो हद हो गई, सोन रो चिल्लाया। बाहर बहुत खतरा है, क्या उसे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता नहीं है? बहन, बकवास बंद करो, सोन पेंग पेंग ने अपनी कनपटियां रगड़ी। माफ करना, लेकिन हम इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तुम्हें कोई और ढूंढ लेना चाहिए। यह सुनकर उस आदमी ने असहाय होकर आह भरी। एक बार फिर सोंग रोरो की ओर देखा और फिर जाने के लिए मुड़ गया। पेंग पेंग, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? सोंग रोरो ने अप्रसन्नतापूर्वक कहा। सोन पेंग पेंग हताश था। सर्वनाश के बाद हालांकि दोनों बहनों में द्वितीय स्तर की अलौकिक क्षमताएं जागृत हो गई थीं, फिर भी उनका जीवन बिल्कुल आसान नहीं था। फिर भी उसकी बहन को कभी कभी अत्यधिक सहानुभूति का अनुभव होता था। यदि उनका निरंतर हस्तक्षेप और अनुनयविनय न होता, तो कौन जानता है कि वे अब किस स्थिति में होते। इसमें कोई मदद नहीं थी, आखिर वे बहनें थीं। कोई और होता तो उसने कब का परवाह करना छोड़ दिया होता। बहन, क्या तुम उसकी हर बात पर यकीन करती हो? क्या तुम भूल गई हो कि पिछली बार कैसे तुम्हारे साथ धोखा हुआ था? तुम अब भी इतनी भोली क्यों हो? लेकिन वह वास्तव में सुंदर है, सोन रो बुदबुदाया। वो खूबसूरत है या नहीं, इसकी किसे परवाह? सोन पेंग पेंग का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब हमारे लिए सबसे जरूरी है होटल में एक कमरा पक्का करना। किसी और से बात मत करना, चाहे वो कोई भी हो, समझे? ठीक है, सोंग रो ने कहा। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। डिंग। नया कार्य अनलॉक हुआ। नकली प्रशिक्षण शिविर में 80 ज़ॉम्बी को मारने का अनुभव।
कार्य पुरस्कार। बिल्डिंग 2 की तीसरी मंजिल पर सभी कमरों को अनलॉक करें। बिल्डिंग 2 की दूसरी मंजिल पर सभी कमरों को अपग्रेड करें। सभी दवाओं तक असीमित पहुंच अनलॉक करें। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर अनलॉक करें। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में सभी उत्पादों तक असीमित पहुंच अनलॉक करें। मिठाई की दुकान अनलॉक करें। मिठाई की दुकान में सभी उत्पादों तक असीमित पहुंच अनलॉक करें। बिल्डिंग 2 में एक लिफ्ट अनलॉक करें। सिस्टम द्वारा दिया गया यह कार्य ज्यादा मुश्किल नहीं था। जॉम्बी हत्या सिमुलेशन प्रशिक्षण शिविर अब होटल में काफी लोकप्रिय हो चुका था। गु वानियन ने होटल के मेहमानों को वहां अधिक बार अभ्यास करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उसने एक बार स्वयं भी इसका प्रयास किया। कमरे में उसने एक लेवल 1 ज़ोंबी के साथ 300 राउंड तक भयंकर युद्ध लड़ा और अंततः उसे छुरा घोंपकर मार डालने में सफल रही। हालांकि इससे वह पूरी तरह थक गई। उसने सोचा कि इस प्रणाली के बिना वह संभवतः इस सर्वनाशकारी दुनिया में लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाती। इसलिए उसे सिस्टम के लिए अंक अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अब वह कभी कभी पीस सुपरमार्केट जाती थीं और फिर प्रचार के लिए विभिन्न ठिकानों पर जाती थीं। इस दिन गुवानियन बाहर से वापस आ रही थी और होटल पहुंचने वाली थी, तभी अचानक कोई उसकी कार के सामने से निकल गया। गुवानियन ने तुरंत ब्रेक लगा दिए। सौभाग्यवश उसकी प्रतिक्रिया तीव्र थी और कार उस व्यक्ति से टकराने से कुछ इंच की दूरी पर रुक गई। गुवानियन बहुत दुखी थी। वह कार से बाहर नहीं निकली, बस खिड़की नीचे की और बोली, यह बहुत खतरनाक है, कृपया किनारे हट जाएं। जिस व्यक्ति ने उसकी कार को रोका था वह सिर से पैर तक गंदगी से लथपथ एक महिला थी। क्या आप होटल के मालिक हैं? पीस होटल के मालिक महिला ने जल्दी से पूछा। मैं हूं। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वाह, मुझे पता था कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। मुझे पूरा यकीन था कि कार चलाने वाला तुम ही होगे। औरत उत्साह से कार की खिड़की की तरफ दौड़ी। बॉस, क्या आप मुझे होटल में रुकने दे सकते हैं? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बस रहने के लिए कोई भी जगह दे दीजिए, चाहे छोटी सी जगह ही क्यों न हो। जब कमरे खाली हों तो आप जाकर चेक इन कर सकते हैं, गुवानियन ने विनम्रता से कहा। मैं जल्द से जल्द नए कमरे खोल दूंगा। जैसे ही नए कमरे खाली होंगे मैं किसी को बाहर भेजकर आप सभी को सूचित कर दूंगा। क्या होटल तुम्हारा नहीं है? तुम्हें कमरे खोलने की क्या जरूरत है? उसकी बात पूरी होने से पहले ही उस औरत ने उसे टोक दिया। और हाँ, अगर कमरे नहीं भी हैं तो क्या तुम मेरे ठहरने के लिए कोई जगह नहीं ढूंढ सकते? मैं सचमुच अब और इंतजार नहीं कर सकती। यह सुनकर गुवानियन को एहसास हुआ कि बातचीत जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। उसने गैस पेडल दबाया और गाड़ी चला दी। महिला अवाक रह गई। दरअसल गुवानियन उस महिला की भावनाओं को समझ सकता था, लेकिन नियमों के चलते उसके पास कोई चारा नहीं था। और तो और अब उस औरत से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। वह सिस्टम के बारे में कुछ समझा भी नहीं सकती थी। क्योंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए समय बर्बाद न करना ही बेहतर था। होटल के प्रवेश द्वार पर कार से बाहर निकलने के बाद गुवानियन ने देखा कि होटल के पास और भी लोग इंतजार कर रहे थे। उनमें से अधिकांश के हाथ में पीस सुपरमार्केट से खरीदा गया खाना था। ये सभी बिंदु थे। जैसे ही वह होटल में दाखिल होने वाली थी, उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। कुछ लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, कुछ अभी भी खा रहे थे, कुछ आराम करने के लिए लेटे हुए थे। क्या वह बहुत ज्यादा सोच रही थी? उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दो गहरी निगाहें उसका पीछा कर रही हों। कोई बात नहीं, यह शायद उसकी कल्पना मात्र थी। गुवानियन होटल में दाखिल हुई। उसी समय एक आदमी तंबू के पीछे से झांका। उसकी आंखें नफरत से भरी थीं और वह उसका पीछा कर रहा था। हेलो! अचानक आदमी ने एक सतर्क आवाज सुनी। उस आदमी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह उस जोड़े की बड़ी बहन थी जिसके पास वह आज पहले आया था, सोंग रो रो। उन्होंने तुरंत अपना भाव सुधारा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैंने देखा कि तुम्हारे पास कुछ भी खाने को नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें यह रोटी दे दूं। सोंग रो रो ने उसे रोटी की एक रोटी देते हुए कहा। जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। तुम इसे अपने लिए ही रखो, आदमी ने धीरे से कहा। लेकिन तुम सच में बहुत दयालु हो और खूबसूरत भी। यह सुनकर सोंग रो रो का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उस आदमी ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि आपकी बहन मुझ पर भरोसा नहीं करती, लेकिन आप बहुत दयालु हैं। आप मेरी मदद करने को तैयार हैं, है ना? जरूर, सोंग रो रो ने कहा। लेकिन मेरी बहन नहीं मानती। ऐसा क्यों न हो, जब होटल में नए कमरे खुलेंगे तो अपनी बहन की परवाह मत करना, मेरे साथ आ जाना, उस आदमी ने कहा।
अगर मुझे ठीक से याद है तो तीसरी मंजिल पर जो खुलने वाली है वहां डबल कमरे होने चाहिए, हम दोनों के लिए बिल्कुल सही। तुम्हारी बहन अकेली रह सकती है, सोंग रुओ ने झिझकते हुए कहा, लेकिन क्या होगा यदि कोई कमरा नहीं बचा और मेरी बहन अंदर नहीं आ सकी? तुम्हारी बहन बहुत होशियार दिखती है और उसमें अलौकिक शक्ति है। कुछ दिन और इंतजार करना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। उस आदमी का स्वर प्रलोभन से भरा था। सच कहूं तो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं तुम्हारी ओर बहुत आकर्षित हो गया था। होटल मालिक ने मेरा दिल तोड़ दिया है और अब उसे ढूंढना बस आखिरी अलविदा कहने जैसा है। दूसरी ओर तुम ही मेरे घायल दिल पर मरहम लगा सकते हो। सोंग रो का चेहरा और भी अधिक लाल हो गया और उसने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें अंदर ले आऊंगी। डिंग। बधाई हो होस्ट, कार्य पूरा हो गया। पुरस्कार। बिल्डिंग 2 की तीसरी मंजिल पर सभी कमरों को अनलॉक करें। बिल्डिंग 2 की पहली मंजिल पर सभी कमरों को एक बार अपग्रेड करें। सभी दवाओं तक असीमित पहुंच अनलॉक करें। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर अनलॉक करें। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में सभी उत्पादों तक असीमित पहुंच अनलॉक करें। मिठाई की दुकान अनलॉक करें। मिठाई की दुकान में सभी उत्पादों तक असीमित पहुंच अनलॉक करें। बिल्डिंग 2 में एक लिफ्ट अनलॉक करें। सिस्टम द्वारा कार्य पूरा होने की घोषणा सुनने के बाद गु वानियन ने तुरंत जूशी से बाहर जाकर यह घोषणा करने को कहा कि 10 और डबल कमरे उपलब्ध हैं। जूशी बाहर गए और खबर चिल्लाकर सुनाई और तुरंत ही उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनकी ओर दौड़ रहे हैं। बिल्डिंग 1 की लॉबी में अभी भी चेक इन का काम चल रहा था, इसलिए हर कोई बिल्डिंग 1 की ओर दौड़ रहा था। हालांकि उन सभी ने सुना था कि पीस होटल में किसी भी प्रकार का हिंसक व्यवहार निषिद्ध है, इसलिए होटल की लॉबी में घुसने के बाद उन्होंने कोई हंगामा या झगड़ा करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वे व्यवस्थित तरीके से कतार में खड़े हो गए। इस समय सॉन पेंगपेंग सुपरमार्केट से खाना खरीदकर लौटा ही था। सभी को होटल में भागते हुए देखकर उसे पता चल गया कि वहां फिर से खाली कमरे उपलब्ध होंगे, इसलिए उसने जल्दी से सोंग रुओ की तलाश की। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से देखा कि उसकी बहन होटल में प्रवेश करते समय एक आदमी का हाथ पकड़े हुए थी। क्या बकवास है, सॉन पेंगपेंग कोसने से खुद को नहीं रोक सका। क्या हो रहा था? वे बहनें थीं, लेकिन अब सोंग रुओ किसी और आदमी के साथ होटल में ठहरने जा रही थी। उसे छोड़कर वह वास्तव में अपनी बहन की खोपड़ी को खोलकर देखना चाहती थी कि अंदर क्या है। सोंग पेंगपेंग ने भी अपना गुस्सा दबाया और होटल में भाग गई। लॉबी में पहले से ही कतार लग चुकी थी। सोंग रुओ भाग्यशाली रहे कि वे उस व्यक्ति के साथ 10वें स्थान पर रहे। चूंकि वे जानते थे कि ये डबल रूम हैं, इसलिए उनके सामने बैठे सभी लोग भी जोड़ों में थे। ऐसा लग रहा था कि आखिरी डबल रूम उसके और उसके बगल वाले आदमी के लिए होगा। वैसे मैंने अभी तक आपका नाम नहीं पूछा है, सॉन रुओ ने मुड़कर पूछा। आदमी की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। अभी इस बारे में बात नहीं करते, चेक इन के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, सॉन रुओ ने सिर हिलाया। जल्द ही आगे खड़े लोगों ने चेक इन समाप्त कर लिया और अब सोंग रुओ की बारी थी। उसने एक क्रिस्टल कोर निकाला और उसे जूशी को सौंप दिया। जूशी ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन जब उसकी नजर उसके बगल में खड़े आदमी पर पड़ी तो वह भौंचक्की रह गई। वह आदमी जानबूझकर अपना सिर नीचे झुकाए हुए था और अपने चेहरे को कॉलर से ढक रहा था। लेकिन जूशी को ऐसा लगा जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो। क्या तुम दोनों सच में डबल रूम में चेक इन करना चाहते हो? शूशी ने पूछा। क्या तुम पहले लेवल 1 क्रिस्टल कोर के बदले पॉइंट्स लेना चाहते हो? पॉइंट्स तुम्हारे दोनों रूम कार्ड्स में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे। हाँ, सोंग रुओ ने सिर हिलाया। तभी उसने गुस्से से चिल्लाने वाली आवाज सुनी। हाँ क्या? बहन, तुम सचमुच मेरी अच्छी बहन हो। सोंग रुओ का शरीर अकड़ गया। उसने मुड़कर देखा तो सोंग पेंगपेंग गुस्से से आग बबूला होकर आ रहा था। उनके पीछे खड़े लोग जो कमरा न मिलने से निराश थे, अचानक उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। देखने लायक ड्रामा था। पेंगपेंग, सॉन रुओ हकलाते हुए बोला, मुझे माफ करना, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। वह बहुत दयनीय है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हारी सगी बहन हूं और तुम मुझे उस आदमी के लिए छोड़ रहे हो जिससे तुम अभी अभी मिले हो? सॉन्ग पेंगपेंग ने पूछा। मुझे माफ करना, मैं खैर, आपके पास विशेष योग्यताएं हैं और आप होशियार हैं। कुछ दिन और बाहर इंतजार करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। होटल में जल्द ही नए कमरे खुल जाएंगे, सॉन रुओ ने धीरे से कहा। सॉन पेंगपेंग गुस्से में फूट फूट कर हंसी। ठीक है, बढ़िया। जब तुम पहले बहुत दयालु थे तब मुझे तुम्हारी परवाह नहीं करनी चाहिए थी। जब तुम्हारा खाना चोरी हो गया था
तो मुझे उसे वापस पाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए थी। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगी, तुम उसे चुनोगी या मुझे? सोंग रो एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन उस आदमी की आंखों में दयनीय भाव देखकर उसने फिर भी अपने दांत पीस लिए और कहा, मैं उसे चुनती हूँ। पेंग पेंग, बस कुछ दिन और इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। सोंग पेंग पेंग का चेहरा भावहीन था। उसे अचानक महसूस हुआ कि अब गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। वह बस यही दिखावा करती कि उसकी कोई बहन नहीं है। अब से चाहे सोंग रो जीवित रहे या मर जाए, उसे कोई परवाह नहीं होगी। ठीक है, तुमने सही कहा। अब से हमारी बहनगिरी खत्म। मैं फिर कभी तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। जब तुम इस आदमी से धोखा खाओगी और एक दिन पछताओगी, तो मुझे यह सब देखने और हंसने के लिए दोष मत देना। इतना कहकर सोंग पेंग पेंग मुड़ा और चला गया। सोंग रो का चेहरा परेशान लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी सोंग पेंग पेंग को वापस नहीं बुलाया। इसके बजाय उसने शूशी से कहा, कृपया हमें चेक इन करने में मदद करें। जूशी ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा और क्रिस्टल कोर को मशीन में डाल दिया। आदमी के चेहरे पर खुशी झलक उठी, लेकिन तभी अचानक लॉबी में एक यांत्रिक आवाज सुनाई दी। चेतावनी, काली सूची में खतरनाक व्यक्ति का पता चला है। उसे हटाने की प्रक्रिया जारी है। एक पल के लिए सभी लोग स्तब्ध रह गए और फिर उन्होंने देखा कि सोंग रो के बगल वाला आदमी तुरंत लॉबी से गायब हो गया। गीत रो जूशी, ठीक है। क्रिस्टल कोर गायब हो गया और मशीन पर 2 रूम कार्ड दिखाई दिए। एक कमरे के कार्ड पर सोंग रो का नाम था, जबकि दूसरा खाली था। जूशी ने उसे कमरे के कार्ड दिए और पूछा, आप किस तरह के खतरनाक व्यक्ति को अंदर लेकर आई हैं? मुझे नहीं पता, सोंग रो ने पीला पड़ते हुए कहा। उसने बताया कि वह और होटल मालिक पहले कपल हुआ करते थे, लेकिन उनके बीच एक छोटी सी बहस हो गई थी और उसे बाहर निकाल दिया गया था। इसलिए वह अंदर आकर मालिक से दोबारा बात करना चाहता था। जूशी, ये कैसी बकवास कर रहा है? शूशी कोसने से खुद को रोक नहीं पाई। हमारा बॉस तो हमेशा से सिंगल रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई अफवाहें फैलाने की? क्या कमीना है? धिक्कार है। आखिर है कौन? गु मिंग्यू, एक शांत आवाज सुनाई दी। जूशी ने मुड़कर देखा तो गु वानियन कुछ ही दूरी पर खड़ा था। गु वानियन ने वास्तव में पूरा दृश्य देखा था। उसने एक नजर में ही उस आदमी को गु मिंग्यू के रूप में पहचान लिया था। यह कहना पड़ेगा कि यह आदमी सचमुच भाग्यशाली था, जो 2 बार मौत से बच गया। संभवतः इसलिए क्योंकि उस समय ज़ोंबी राजा का ध्यान एन कैरो पर केंद्रित था, जिससे गु मिंग्यू को भागने का मौका मिल गया। वास्तव में चूंकि गु मिंग्यू को पहले ही काली सूची में डाल दिया गया था, इसलिए होटल में प्रवेश करते ही उसे बाहर भेज दिया जाना चाहिए था। लेकिन सिस्टम ने भी उसकी तरह शरारती होना सीख लिया था। इसने एक शरारती प्रवृत्ति विकसित कर ली थी। गु मिंग्यू को पहले कतार में आने दिया और फिर जब वह सफलतापूर्वक चेक इन करने वाला था, तो उसे दूर भेज दिया। पहले उसे आशा दी, फिर उसे निराशा में डुबो दिया। यह अनुभूति आनंददायक थी। तो यह वही था, मुझे पता था कि कोई इतना बेशर्म हो रहा है, जूशी ने शिकायत की। फिर उन्होंने लॉबी में मौजूद अन्य लोगों से कहा, अब कोई कमरा खाली नहीं है। कृपया सभी लोग वहां से चले जाएं। जब और कमरे खाली होंगे, तो मैं बाहर आकर आपको बता दूंगा। बाकी लोगों के पास निराश होकर वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। केवल सोंग रो पीला चेहरा लिए अभी भी वहां खड़ा था। आपका कमरा बिल्डिंग 2 में है। आप अभी वहां जा सकते हैं, जूशी ने कहा। यह देखकर कि सोंग रो अभी भी वहीं स्तब्ध खड़ा था, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम सचमुच कमाल हो, अपनी बहन को उस आदमी के लिए छोड़ सकती हो जिससे तुम अभी अभी मिली हो। सोंग रो का चेहरा उसकी बात सुनकर पीला पड़ गया। उसने सावधानी से पूछा, तो क्या मैं अब भी अपनी बहन को इस कमरे में अपने साथ रख सकती हूँ? तुम कर सकती हो। आखिरकार यह एक डबल रूम है और यह नियमों का उल्लंघन नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगी, न ही वह तुम्हारी देखभाल करेगी, शूशी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। और वह आदमी भी कोई आसान नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह तुम्हारे साथ क्या करेगा क्योंकि तुम उसकी मदद नहीं कर सकी। सोंग रो घबरा गई। वह सहज रूप से गु वानियन से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन गु वानियन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वहां से चली गई। सिस्टम, आपने अभी अभी गु मिंग्यू को कहाँ टेलीपोर्ट किया? गु वानियन ने पूछा। होटल के पास, सिस्टम ने उत्तर दिया। गु वानियन उलझन में था। उसे सीधे ज़ॉम्बी की भीड़ या अंतरिक्ष के वायुहीन निर्वात में क्यों न भेज दिया जाए? लेकिन वह जल्दी ही समझ गई। गु मिंग्यू के लिए मृत्यु सबसे डरावनी चीज नहीं थी। गु मिंग्यू अब उसे ढूंढने और बदला लेने के लिए बेताब होगा। लेकिन वह होटल के ठीक बाहर खड़ा है
इमारत को स्पष्ट रूप से देख सकता है, फिर भी गु वानियन में प्रवेश करने या उसे नुकसान पहुंचाने में असमर्थ है। यह एहसास मौत से भी कहीं ज्यादा बुरा होगा। उससे निपटने से पहले उसने उसे कुछ दिनों तक प्रताड़ित किया। इस विचार से वह खुश हो गई। गु वानियन ने एक दुष्ट मुस्कान दी। होटल में हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर और एक मिठाई की दुकान खुली थी। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में फोन, टैबलेट, कंप्यूटर और अन्य उपकरण बेचे जाते थे। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण स्वचालित रूप से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। ग्राहक होटल से निकलने के बाद भी इनका ऑनलाइन उपयोग कर सकते हैं। हालांकि उन्हें चार्ज करना जरूरी था। हर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के साथ एक चार्जर आता था और नया चार्जर लेने का एक मुफ्त मौका भी मिलता था। बेशक इंटरनेट से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स उस सर्वनाशकारी दुनिया में सस्ते नहीं थे। सबसे सस्ते फोन की कीमत 5,000 से अधिक थी। अन्य तो और भी महंगे थे। कुछ उच्च प्रदर्शन वाले उपकरणों की कीमत तो हजारों पॉइंट तक होती है। इसके विपरीत किसी बाहरी बेस में प्रवेश करने के लिए कई क्रिस्टल कोर की आवश्यकता होती है। होटल में कुछ क्रिस्टल कोर से प्राप्त अंकों से एक सस्ता फोन या यहां तक कि एक टैबलेट या कंप्यूटर भी खरीदा जा सकता है। सर्वनाशकारी दुनिया के लोगों के लिए यह अविश्वसनीय रूप से अच्छी खबर थी। बेशक आम लोगों को कुछ समय के लिए अंक बचाने की जरूरत होगी। इसलिए अधिक से अधिक लोग अक्सर ज़ोंबी हत्या सिमुलेशन प्रशिक्षण शिविर में अभ्यास करते हैं। मिठाई की दुकान में विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी मिठाइयाँ, साथ ही जन्मदिन के केक और ताजा बेक्ड ब्रेड भी उपलब्ध थे। सब कुछ अद्भुत स्वाद वाला था, मोहक सुगंध वाला, मीठा लेकिन चिपचिपा नहीं, जिससे यह बहुत लोकप्रिय हो गया। कीमतें भी ज्यादा नहीं थीं। एक छोटी मिठाई की कीमत 10 पॉइंट थी, जबकि जन्मदिन के केक की कीमत आकार के आप से 10 से लेकर सैकड़ों पॉइंट तक होती थी। गु मिंग्यू पागल हो रहा था। कई दिन बीत गए थे और वह अभी भी बेवकूफ की तरह होटल में घूम रहा था। वह जानता था कि वह निश्चित रूप से होटल में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए उसने किसी को ढूंढने की कोशिश की जो उसे अंदर ले जाए, यह सोचकर कि शायद यह काम कर जाए। लेकिन फिर भी उसे बाहर निकाल दिया गया। होटल उसके ठीक सामने था, उसका दुश्मन अंदर था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। ज़ोंबी राजा द्वारा एन कैरो को टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने की भयावह छवि अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी और उसका बड़ा भाई गु चेंगयू भी ज़ोंबी राजा द्वारा मारा गया था। वह मृत अवस्था में था। केवल वह ही मुश्किल से बच पाया था। वह मुरुओ बेस लौट आया था, लेकिन वहां पहले ही मालिकाना हक बदल चुका था। अपने भाई के बिना, अपनी उच्चस्तरीय क्षमता के बावजूद, वह अकेले अन्य उच्चस्तरीय क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं से मुकाबला नहीं कर सकता था। अब कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था और न ही उसके साथ सम्मान से पेश आता था। उसके पास मुरुओ बेस छोड़ने और होटल तक खतरनाक यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब वह क्या कर सकता था? उसके पास क्या विकल्प बचे थे? उसे अपनी छाती में दबाव महसूस हुआ, मानो उसके आंतरिक अंग फटने वाले हों। तभी उसने सोंग रोरुओ को होटल की बिल्डिंग 2 से बाहर भागते हुए देखा। उसे देखकर सोंग रोरुओ थोड़ी डरी हुई सी लगी। उसने उसकी तरफ देखा, फिर इधर-उधर देखने लगी, शायद अपनी बहन सोंग पेंग पेंग को ढूंढ रही थी। लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ सकी। जैसे ही गु मिंग्यू ने उसे देखा, उसे क्रोध का एक झोंका महसूस हुआ। यह बेकार औरत उसे होटल में लाने में सक्षम नहीं थी। वह सचमुच मूर्ख थी। इधर आओ, गु मिंग्यू ने सोंग रोरुओ को इशारा किया। क्या क्या चाहिए तुम्हें? सोंग रोरुओ सिहर उठा। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें अंदर लाना चाहता था, लेकिन होटल ने तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, गु मिंग्यू ने आह भरी। क्या तुम अपनी बहन को नहीं ढूंढ रहे थे? मुझे पता है वह कहाँ गई है। मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। वास्तव में सोंग रोरुओ उसकी ओर बढ़ा। पेंग पेंग कहाँ गया? वह उस तरफ गई है। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। सोंग रोरुओ ने वास्तव में गु मिंग्यू का पीछा किया। हालांकि काफी देर तक चलने के बाद भी उसने सोंग पेंग पेंग को नहीं देखा था। क्या पेंग पेंग सचमुच ऐसी है? वह इससे पहले कि सोंग रोरुओ बोलना समाप्त कर पाती, गु मिंग्यू अचानक पलट गई और एक हाथ से उसका गला पकड़ लिया। उसने डर के मारे आंखें चौड़ी कर लीं। गु मिंग्यू का चेहरा अब गुस्से से विकृत हो गया था। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे भरे हुए थे। तुम मूर्ख, बेकार चीज, बस मर जाओ। छोड़ो, मुझे छोड़ दो। सोंग रोरुओ ने सहज रूप से अपनी क्षमता का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उस समय एक भयंकर हवा उठी जिसने उसके चेहरे को डंक मार दिया और उसकी आंखें खोलना लगभग असंभव हो गया। यह थी गु मिंग्यू की क्षमता। वह पूरी तरह से दबा दी गई थी। गु मिंग्यू, यह पागल आदमी, वह वास्तव में उसे मारना चाहता था। क्यों?
वह उसके साथ इतनी अच्छी थी, सचमुच उसकी मदद करना चाहती थी। तो फिर वह उसे मारना क्यों चाहता था? वह सोचती थी कि वह एक दयालु इंसान है। उसे उसकी अच्छाई का इनाम क्यों नहीं मिल रहा था? जैसे ही उसकी चेतना लुप्त हो रही थी, उसने पास में सोंग पेंगपेंग की एक झलक देखी। पेंगपेंग मुझे बचाओ, वह मदद के लिए पुकारने के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन सोन पेंगपेंग ने उसे उदासीनता से देखा, फिर मुड़कर भाग गया। सोंग रो रो की आंखें सदमे से खुली रह गईं, और वह आक्रोश से भरी हुई गुमिंग्यू के हाथों मर गई। उसे मारने के बाद गुमिंग्यू जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से हांफने लगा। वास्तव में सोंग रो रो ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन उसे अपना गुस्सा निकालने की सख्त जरूरत महसूस हुई। उसने किसी और पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार होटल के पास या तो उच्च स्तरीय क्षमता वाले लोग थे या निम्न स्तरीय क्षमता वाले लोगों और आम लोगों का समूह। उसके अकेले जीतने की कोई संभावना नहीं थी। ऐसी स्थिति में वह अपना गुस्सा केवल इस मूर्ख महिला पर ही निकाल सकता था। गुवानियन सुपरमार्केट जाने वाली ही थी कि उसने देखा कि सोंग पेंगपेंग एक अन्य लड़की के साथ दौड़ती हुई आ रही है। दोनों की सांस फूल रही थी। बॉस, क्या कोई कमरा खाली है? क्या हम चेक इन कर सकते हैं? सोंग पेंगपेंग ने अभी अभी सोंग रो रो को गुमिंग्यू द्वारा मारे जाते देखा था। उसने अंदाजा लगाया कि गुमिंग्यू भी शायद होटल में नहीं रुक सकता, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि अब कोई कमरा खाली है? इससे पहले कि कोई और ध्यान दे, उसने जल्दी से एक अकेली लड़की को पकड़ लिया और उसके साथ मिलकर एक डबल रूम साझा करना चाहा। लड़की इस बात से खुश थी, इसलिए वे दोनों एक साथ दौड़े। खाली कमरा। गुवानियन उलझन में पड़ गया। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी। पता चला है कि बिल्डिंग 2 के कमरा 3010 में रहने वाले मेहमान सोंग रो रो की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। कमरा 3010 अब उपलब्ध है। सोंग रो रो मर गया था। अब सचमुच एक कमरा खाली है। आगे बढ़ो और चेक इन करो, गुवानियन ने कहा। सोंग पेंगपेंग खुशी खुशी उस लड़की से मिलने गया। उसके पास कोई चारा नहीं था। सोंग रो रो ने पहले ही अपनी बहन को छोड़ दिया था, इसलिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता था। क्या सोंग रो रो को गुमिंग्यू ने मारा था? गुवानियन ने सिर हिलाया और आह भरी। यही कारण है कि इस सर्वनाशकारी दुनिया में दूसरों पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता, और यह सोचना कि उसने एक अनजान आदमी की खातिर अपनी ही बहन को नजरअंदाज कर दिया, यह वाकई हैरान करने वाला है। सिस्टम ने सरसराहट की आवाज निकाली, जो सहमति का संकेत था। गुवानियन ने कहा, हमने कुछ दिनों से गु मिंग्यू को प्रताड़ित किया है। अब इस खतरे को खत्म करने का समय आ गया है। क्या तुम बाहर पीस सुपरमार्केट जाने की योजना नहीं बना रहे थे? सिस्टम ने कहा। जब गु मिंग्यू तुम्हें होटल से निकलते देखेगा तो वह तुम पर हमला जरूर करेगा। उस समय मैं बिना किसी नियम का उल्लंघन किए उसे मार सकता हूँ। गुवानियन ने सिर हिलाया और कहा, सिस्टम, तुम बहुत ही दुष्ट हो। मुझे यह बहुत पसंद है। वह होटल से निकली, अपनी कार में बैठी और पीस सुपरमार्केट की ओर चल दी। हालांकि कुछ दूर चलने के बाद अचानक कोई उसकी कार के सामने आ गया। आकृति को देखते हुए यह गु मिंग्यू ही होगा। गुवानियन ने भौहें उठाईं, ब्रेक लगाया और कार रोक दी। गुवानियन गु मिंग्यू ने उसकी ओर देखा और दांत पीसते हुए प्रत्येक शब्दांश का उच्चारण किया। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? गुवानियन ने शांत भाव से पूछा। तुमने बहन रूरू को मार डाला, तुमने मेरे बड़े भाई को मार डाला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा कहते हुए गु मिंग्यू ने दहाड़ लगाई और अपनी जैकेट से चाकू निकाला और गुवानियन की ओर झपटा। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया था, और यद्यपि वह एक जीवित व्यक्ति था, फिर भी वह किसी ज़ोंबी से भिन्न नहीं दिख रहा था। हालांकि जैसे ही वह गुवानियन के पास पहुंचने वाला था, उसके पैर अचानक जमीन से चिपक गए और हिलने में असमर्थ हो गए। उसने गुवानियन को घूरा, अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुमने क्या किया है? गु मिंग्यू हताशा में चिल्लाया। वह समझ नहीं पा रहा था कि गुवानियन, एक साधारण इंसान जिसके पास कोई विशेष योग्यता नहीं थी, कैसे होटल को इतना चमत्कारी बना पाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके? गुवानियन उसके पास गया और उसके हाथ से चाकू ले लिया। गु मिंग्यू, शुरू से ही मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हारा मुरुओ बेस दूसरे शहर में है, जहां बहुत सारे संसाधन हैं। हम शांति से साथ रह सकते थे, लेकिन तुम बहुत लालची थे। गुवानियन ने शांति से कहा। तुमने खुद को एक कोने में धकेल दिया। यह मेरी गलती नहीं थी। जैसे ही गु मिंग्यू बोलने वाला था, गुवानियन ने चाकू उसके पेट में घोंप दिया। वह दर्द से चिल्लाया, उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगी? गुवानियन ने चाकू निकाला, गु मिंग्यू की पीड़ा भरी अभिव्यक्ति से अनजान, और उसे फिर से दूसरी जगह पर चाकू मार दिया।
आह, तुम मुझे नहीं मार सकते, गु मिंग्यू घबरा गया। हालांकि उसने गुवानियन के साथ आपसी विनाश के लिए खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन जब मौत सचमुच सामने थी तो वह अपने दिल में फैल रहे डर को काबू में नहीं कर सका। यह मानव हृदय में मृत्यु का सबसे गहरा, सबसे मौलिक भय था। मैं क्यों नहीं कर सकता? गुवानियन ने उसे ठंडेपन से देखा। यह क्या है? तुम्हें मुझे बार बार मारने की कोशिश करने की इजाजत है, लेकिन मुझे जवाबी हमला करने की इजाजत नहीं। यह कैसा तर्क है? बेशक उसने पहले कभी किसी को नहीं मारा था, यहाँ तक कि मुर्गे को भी नहीं। लेकिन हाल ही में उसने ज़ोंबी हत्या प्रशिक्षण शिविर में कुछ बार अभ्यास किया था। गुमिंग्यू अमानवीय था, किसी ज़ोंबी से अलग नहीं। इसलिए उसे उसे मारना बहुत आसान लगा। चिंता मत करो, इस बार तुम किस्मत से नहीं बच पाओगे, गुवानियन ने व्यंग्य किया। क्या तुम्हें अपनी बहन रूरू और अपने बड़े भाई की याद नहीं आती? मैं तुम्हें अभी उनके पास भेज दूंगा। ऐसा कहकर उसने चाकू सीधे उसके दिल में घोंप दिया। गुमिंग्यू की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसका लंबा शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर ऐंठ रहा था, खून बेकाबू होकर बह रहा था। वह संघर्ष करना चाहता था, यूं ही मरना नहीं चाहता था, लेकिन वह बस बेबस होकर अपनी जिंदगी को क्षीण होते देखता रहा। आखिरकार उसने आखिरी सांस ली। गुवानियन ने उसे ठंडेपन से देखा और अपने हाथ पोंछने के लिए जेब से टिश्यू निकाला। ईमानदारी से कहें तो पहली बार किसी की हत्या करते समय यह कहना असंभव होगा कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन वह हमेशा खुद को जल्दी से शांत करने में सक्षम थी। आखिरकार जब वह अचानक देहांतरित हुई थी, तब भी वह बहुत अधिक विचलित नहीं हुई थी। इस बार एक बदमाश को मारते हुए उसे बस अपने मूड को थोड़ा समायोजित करने की जरूरत थी और वह ठीक हो जाएगी। इस बार गुमिंग्यू सचमुच मर चुका था। वह उसे फिर कभी परेशान नहीं करेगा। गुवानियन ने गुमिंग्यू की लाश की ओर देखे बिना एक ठंडी मुस्कान दी। वह अपनी कार में बैठी और चली गई। यह एक और चिलचिलाती गर्मी का दिन था। आधी रात हो चुकी थी, फिर भी तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब था। इसके अलावा अभी अभी एक बड़ा भूकंप आया था। होटल के पास कोई अन्य इमारत नहीं बची थी, इसलिए पास में खाली कमरों की प्रतीक्षा कर रहे मेहमानों पर भूकंप का ज्यादा असर नहीं पड़ा। वास्तव में उन्होंने स्वयं देखा कि किस प्रकार दोनों होटल की इमारतें इतने भयंकर भूकंप के दौरान भी बिना किसी परिवर्तन के पहाड़ की तरह स्थिर रहीं। यहाँ तक कि होटल के अंदर मौजूद मेहमानों को भी बाहर भूकंप का एहसास नहीं हुआ। वे सचमुच ईर्ष्यालु थे और होटल में जाने के लिए बेताब थे, लेकिन कोई जगह खाली न होने के कारण उनके पास बाहर प्रतीक्षा करने और उच्च तापमान को चुपचाप सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ लोगों के पास गर्मीरोधी सूट थे, जिससे यह सहनीय था, लेकिन जिनके पास नहीं था वे बेतहाशा पंखा झल रहे थे। हालांकि इतनी भीषण गर्मी में इससे कोई खास असर नहीं दिख रहा था। उसी समय एक आदमी और एक औरत होटल के पास पहुंचे। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके चेहरे गंदे थे। हम आ गए आखिरकार। हम पहुंच ही गए, महिला ने होटल की ओर खुशी से देखते हुए कहा। पीस होटल यही है। देखो अभी भी जगमगा रहा है, वह आदमी धीरे से बोला। जब से सर्वनाश शुरू हुआ है मैंने इतनी रोशनियां नहीं देखी, लेकिन होटल में इन सब लोगों को तो देखो, औरत ने भौहें चढ़ाई। मैंने सुना है कि कमरे कम पड़ रहे हैं। क्या अब कोई जगह खाली नहीं है और ये सब इंतजार कर रहे हैं? हमें कब कमरा मिलेगा? उस आदमी ने धीरे से कहा। हमारे पास कोई विशेष योग्यता नहीं है, इसलिए हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। हो सकता है कि हम न सिर्फ कमरा पाने में नाकाम रहें, बल्कि पीट पीट कर मर भी जाएं। आजकल इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, और अगर हम मर भी जाएं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है, लेकिन मैं सचमुच होटल में ही रहना चाहती हूँ, महिला ने लालसा से कहा। उस आदमी ने एक पल सोचा और कहा, क्यों न हम अंदर जाकर पूछ लें? पूछने में कोई हर्ज नहीं है, और कौन जाने शायद कोई हमें बस जांच करते हुए मिल जाए। हम यह तो सही है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। यह कहकर वे दोनों होटल में चले गए। उन्हें अंदर जाते देख रहे अन्य लोगों ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। लोग अक्सर भाग्यशाली होने और रिक्तियों के बारे में पूछने की उम्मीद में जाते थे, लेकिन वे हमेशा खाली हाथ लौटते थे। इतने अच्छे होटल में एक बार कमरा मिल जाने पर कौन आसानी से चेक आउट करेगा? होटल में प्रवेश करने के बाद दंपति ने उज्ज्वल लॉबी को देखा और अंदर के आरामदायक तापमान को महसूस किया। उनके मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। उन्होंने होटल के चमत्कारों के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि इसका जादू उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक है। होटल के अंदर का दृश्य बाहर की तुलना में एक अलग ही दुनिया जैसा था।
उन्होंने रिसेप्शनिस्ट जैसे दिखने वाले किसी व्यक्ति को फ्रंट डेस्क पर बैठे देखा और जल्दी से वहां पहुंचे। क्या आपके पास कोई कमरा खाली है? महिला ने उम्मीद से पूछा। हम पॉइंट्स के बदले सोने की अंगूठियां लाए हैं। माफ करना, इस समय कोई जगह खाली नहीं है, फांग यांग ने, जो उस समय ड्यूटी पर था, कहा। उसने दोनों की तरफ विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, जब कमरे खाली होंगे तो हम जाकर लोगों को बता देंगे। क्या कोई चेकआउट वगैरह नहीं कर रहा है? एक भी कमरा नहीं है, उस आदमी ने हार मानने को तैयार न होते हुए पूछा। मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा, फैंग यांग ने अच्छे स्वभाव से कहा। वह बाहर खड़े लोगों की मानसिकता समझ सकता था, जो जल्द से जल्द अंदर जाना चाहते थे, इसलिए उन्हें कुछ और प्रश्न पूछने में कोई आपत्ति नहीं थी। आदमी और औरत दोनों निराश लग रहे थे। औरत ने विश्राम क्षेत्र में रखे सोफों पर नजर डाली और पूछा, क्या हम वहां थोड़ी देर आराम कर सकते हैं? वैसे भी वहां कोई नहीं है। मुझे खेद है, लेकिन होटल के बाहर के मेहमानों को लॉबी में घूमने की अनुमति नहीं है, फैंग यांग ने कहा। पुरुष और महिला दोनों निराश और अनिच्छुक दिख रहे थे। चलो बाहर चलें और थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें, आदमी ने कहा। महिला ने असहाय होकर सिर हिलाया। तभी गुवानियन जम्हाई लेते हुए अंदर आया। वह 4 अन्य मेहमानों के साथ एक इंटरनेट कैफे में बैठी थी और पूरी रात एआई विरोधियों के साथ खेल रही थी। लेकिन चूंकि उनका कौशल स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, इसलिए वे कंप्यूटर के साथ खेलने में इतने मग्न हो गए कि देर तक बाहर रहने के कारण उन्हें समय का पता ही नहीं चला। वह पूरी तरह थक चुकी थी और वापस सो गई थी। पुरुष और महिला ने आश्चर्य से उसे देखा, फिर अनिश्चितता से पुकारा, गुवानियन। गुवानियन ने अभी अभी जम्हाई ली थी, उसकी आंखें अभी भी नम थीं। उसने उन्हें पोंछा और विनम्रता से पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? नाटक करना बंद करो, औरत ने व्यंग्य किया। मुझे नहीं लगता कि तुम हमें भूल सकते हो। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी भी जिंदा हो। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, उस आदमी ने कहा। मुझे लगा था कि तुम्हें बहुत पहले ही ज़ॉम्बी काट चुके होंगे। गुवानियन ने उन दोनों की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाई। क्या वे लोग हो सकते हैं जिन्हें इस निकाय का मूल स्वामी जानता था? उसने मूल मालिक की यादों में इन दोनों की खोज शुरू कर दी। पार करने के बाद से उसने मूल मालिक की यादों को ज्यादा नहीं खंगाला था। आखिरकार कोला और हैमबर्गर के अलावा जिन लोगों को वह जानती थी, उनमें से कोई भी अब आसपास नहीं था। इस सर्वनाशकारी दुनिया में कौन जाने वे फिर कभी मिलेंगे भी या नहीं। जानबूझकर देखने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने जल्दी ही मूल मालिक की यादों में उस जोड़े को ढूंढ लिया। यादों को याद करने के बाद उसकी निगाहें ठंडी पड़ गईं। उस आदमी का नाम यू बाओ था और महिला का नाम फांग जिनताओ। वे दोनों मूल मालिक के सहपाठी थे। वे दोनों एक जोड़े थे, लेकिन यू बाओ को मूल मालिक से लगाव हो गया था और वह चुपके से उसका पीछा कर रहा था। बेशक असली मालकिन ने उसे अस्वीकार कर दिया था। उसे यू बाओ बिल्कुल पसंद नहीं था और वह बस मन लगाकर पढ़ाई करके यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती थी। लेकिन किसी तरह फेंग जिनताओ को पता चल गया कि यू बाओ मूल मालिक का पीछा कर रहा है। फेंग जिनताओ को यकीन हो गया था कि असली मालिक ने ही यू बाओ को बहकाया होगा, इसलिए उसने अपनी कई सहेलियों को असली मालिक को धमकाने के लिए बुला लिया। इस अस्वीकृति से अपमानित यू बाओ भी उसके साथ मिलकर उसे सताने लगा। वे सभी प्रकार की क्रूर हरकतें करते थे, उस पर पानी फेंकना, उसके जूतों में कीलें डालना, उसकी मेज पर अपमानजनक बातें लिखना, उसकी पाठ्यपुस्तकें फाड़ना, उसकी वर्दी गंदी करना, उसके खाने में कीड़े डालना। कभी कभी तो वे उसे एक कोने में ले जाकर पीटते भी थे। मूल मालिक अनाथालय में पली भी थी, इसलिए उसके लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं था। वह केवल चुपचाप सहन कर सकती थी, अंततः उनकी यातना से मुक्ति पाने के लिए स्नातक होने तक प्रतीक्षा कर सकती थी। अरे गुवानियन, तुम इसी होटल में ठहरे हो? हाँ, बढ़िया, जल्दी करो और हमें अपना कमरा दे दो, फैंग जिनताओ गुर्राया। वरना मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। मूल मालकिन को पहले भी इन लोगों ने इतना परेशान किया था कि वह इन्हें देखकर चूहे की तरह डर जाती थी, जैसे बिल्ली को देखकर डर लगता है। अब फेंग जिनताओ को सहज ही महसूस हुआ कि वह अभी भी गुवानियन पर प्रभुत्व रख सकती है। इस बीच फांग यांग बगल से देख रहा था, उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था। क्या इन दोनों को पता था कि वे क्या कर रहे हैं? वे होटल मालिक से क्या कह रहे हैं? गुवानियन के होठों पर मुस्कान आ गई। बहन, अब तो सर्वनाश हो गया है। तुम खुद को क्या समझती हो? भले ही वह पार न गई हो और अभी भी मूल मालिक यहाँ खड़ा हो, तो भी प्रलय में इस फैंग जिनताओ की परवाह कौन करेगा? क्या वह अब भी सोचती है कि वह लोगों को उसी तरह परेशान कर सकती है जैसे वह दुनिया के अंत से पहले करती थी?
मूल मालिक पर जो गुजरी होगी उसके बारे में सोचकर गु वानियन को गुस्सा आ गया। जो लोग स्कूल में बदमाशी करते हैं वे मौत के लायक हैं। हालांकि असली मालकिन ने ग्रेजुएशन तक तो सब कुछ झेला, लेकिन उससे पहले उसे बहुत तकलीफ हुई थी और इसने उस पर गहरे मानसिक घाव छोड़ दिए थे। यदि सर्वनाश न हुआ होता और मूल मालिक ने सामान्य रास्ता अपनाया होता, विश्वविद्यालय काम, तो संभवतः वे निशान उसे जीवन भर परेशान करते। क्या कहा तुमने? 1 साल से ज्यादा हो गया है और तुम बहुत ज्यादा दुस्साहसी हो गई हो, फांग जिनताओ गुस्से से बोला। लगता है आज हमें तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना होगा, युबाओ ने अपना हाथ उठाते हुए कहा। उसी समय फैंग यांग चिल्लाया, रुको, वह हमारा होटल मालिक है। तुम क्या कर रहे हो? यह सुनकर फांग जिनताओ और युबाओ स्तब्ध रह गए। जैसे ही उन्होंने फैंग यांग की कही बात समझी, वे दोनों कांप उठे, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। तुम होटल के मालिक हो? फैंग जिनताओ की आंखें चौड़ी हो गईं। यह नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। आप होटल के मालिक कैसे हो सकते हैं? युबाओ घबरा गया। गु वानियन, जिस लड़की को उन्होंने अपनी इच्छा से धमकाया और अपमानित किया था, वह सर्वनाश का अनुभव करने के बाद पीस होटल की मालकिन कैसे बन गई? उन्होंने पहले भी सुना था कि होटल मालिक का उपनाम गु था, लेकिन उन्होंने कभी गु वानियन के बारे में नहीं सोचा था। यदि आज उनका सामना गु वानियन से न हुआ होता तो शायद उन्हें उसका अस्तित्व भी याद न रहता। यह सही है, भले ही उन्होंने किसी को बहुत अधिक चोट पहुंचाई हो और उसे बहुत अधिक आघात पहुंचाया हो, उनके लिए यह एक तुच्छ बात थी जिसके बारे में वे सोच भी नहीं सकते थे। गु वानियन चुप रहा। उसकी चुप्पी ने युबाओ और फांग जिनताओ को और भी अधिक परेशान कर दिया। यदि वे और गु वानियन साधारण सहपाठी होते तो शायद वे उससे पुराने समय की याद में खाली कमरे या लॉबी में रहने की अनुमति मांग सकते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गु वानियन के साथ व्यवहार किया था, क्या अब क्षमा मांगने में बहुत देर हो चुकी है? हम गलत थे। युबाओं के पैर लड़खड़ा गए और वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। हम उस समय जवान और मूर्ख थे। गु सहपाठी गु, प्लीज हमें बुरा मत मानना, ठीक है? हाँ हाँ, स्नातक होने के बाद से हमें इसका बहुत पछतावा है, फैंग जिनताओ ने कहा। उसका चेहरा चिंता से तनावग्रस्त था। अफसोस, मुझे तो अभी तक इसका कोई संकेत भी नहीं दिखा, गु वानियन ने ठंडे स्वर में कहा। और अब माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लॉबी में एक यांत्रिक आवाज गूंजी, चेतावनी, होटल मालिक के प्रति खतरनाक व्यवहार का पता चला है। निष्कासन और दंड की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इससे पहले कि युबाओ और फांग जिनताओ इन शब्दों पर डर के साथ प्रतिक्रिया कर पाते, वे तुरंत होटल से गायब हो गए। गु वानियन को प्रतिशोध की भावना महसूस हुई। यह प्रणाली निश्चित रूप से उन्हें किसी सुखद स्थान पर नहीं ले जा सकेगी। इस तरह उसने मूल मालिक से बदला ले लिया था। युबाओ और फांग जिनताओ को चक्कर आने जैसा महसूस हुआ। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने स्वयं को एक भयानक जंगल में पाया। जंगल विशाल वृक्षों से भरा हुआ था जो चांदनी को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देते थे, जिससे वहां घना अंधेरा छा जाता था। हम क्या करें? मुझे डर लग रहा है, फैंग जिनताओ ने युबाओ की बाह कसकर पकड़ ली। मुझे भी डर लग रहा है। ये कैसी नारकीय जगह है? युबाओ ने फैंग जिनताओ को दूर धकेलने की कोशिश की। फेंग जिनताओ के साथ रहने का एकमात्र कारण यह था कि उसने सोचा कि प्रलय के समय अकेले रहने की अपेक्षा किसी का साथ होना बेहतर है। उसके पास कोई विशेष योग्यता नहीं थी और अकेले रहने से वह असुरक्षित महसूस करता था। फेंग जिनताओ का स्वभाव उग्र था और वह छोटी मोटी चोरियां करने तथा अपने से कमजोर लोगों को धमकाने में माहिर थी। कभी कभी वह कुछ खाने का जुगाड़ करने में कामयाब हो जाती थी, लेकिन अगर उन्हें वास्तविक खतरे का सामना करना पड़ा तो वह फैंग जिनताओ के भाग्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे। तभी उन्हें धीरे धीरे कुछ आता हुआ सुनाई दिया। फेंग जिनताओ इतनी डरी हुई थी कि वह सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, जबकि युबाओ के रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे कहाँ हैं, यहाँ कौन से जीव छिपे हो सकते हैं, जिससे वे पूरी तरह से अनिश्चित महसूस कर रहे थे। आखिरकार इस सर्वनाशकारी दुनिया में कई उत्परिवर्ती जानवर पहले ही प्रकट हो चुके हैं। जल्द ही उन्हें लगा कि वह चीज उनके और करीब आ रही है। फैंग जिनताओ अपनी त्वचा पर उसकी सांसें भी महसूस कर सकती थी। अंततः वह चिल्लाई और एक तीखी आवाज में आह कहकर युबाओ को एक तरफ धकेल दिया और आगे की ओर भागी। लेकिन वह कुछ ही कदम चली थी कि उसे अपने सिर के ऊपर कुछ महसूस हुआ। अगले ही पल उसकी खोपड़ी पूरी तरह से काट ली गई। जिनताओ, जिनताओ, क्या हुआ? युबाओ चिल्लाया। कोई जवाब नहीं मिला। उसने केवल चबाने की आवाज सुनी। युबाओ डर के मारे स्तब्ध था। उसकी पैंट पूरी तरह भीग गई थी।
वह बस वहीं जमसा खड़ा रह गया। उसे लग रहा था कि वह चीज और करीब आ रही है। यह मासिक अंतरतारकीय प्रणाली रैंकिंग का पुनः समय था। जब गुवानियन जागी और उसने अपने सिस्टम को नमस्कार किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने जान लिया कि वह अंतरतारकीय क्षेत्र में वापस लौट गया होगा। अब चूंकि मेहमान अधिक हो गए थे और कीमतें भी थोड़ी बढ़ गई थीं, इसलिए उन्हें यकीन था कि सिस्टम को दोबारा पहला स्थान दिलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अपने दोनों बच्चों के साथ नहाने धोने और नाश्ता करने के बाद जो फिर स्कूल चले गए, गुवानियन लॉबी में आईं और देखा कि बाहर बर्फबारी हो रही थी। तार्किक रूप से अभी बर्फ नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन इस सर्वनाशकारी दुनिया में सामान्य तर्क से मौसम का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। और बर्फबारी भी हल्की नहीं थी। होटल के पास चेक इन के लिए इंतजार कर रहे लोग कम थे, क्योंकि ज्यादातर लोग शायद बर्फ से बचने के लिए गए थे। बस कुछ ही तंबू खड़े रह गए थे। हालांकि होटल के अंदर का तापमान आरामदायक था, लेकिन बाहर भारी बर्फबारी देखकर गुवानियन को ठंड लगने लगी। वह जल्दी से बबल टी की दुकान पर गई और एक कप गर्मागर्म रेड बीन मिल्क टी ले आई। ऐसा प्रतीत होता था कि कई अतिथि भी उसकी भावना से सहमत थे, क्योंकि बबल टी की दुकान पर आने वाले अधिकांश लोग गर्म पेय खरीद रहे थे। मैनेजर गु, इस होटल की बबल टी वाकई जादुई है, बाई शुवेन, जो वहां गर्मागर्म चमेली के दूध वाली ग्रीन टी का कप लिए खड़ी थीं, बोली। मैं इसे लगभग रोज पीती हूँ, लेकिन मेरा वजन जरा भी नहीं बढ़ा है, गुवानियन ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ की बबल टी का आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से इससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा। यह तो बहुत बढ़िया है। मैं अब कॉफी में चीनी डालने की चिंता करना छोड़ सकती हूँ, जैसा कि मैं पहले करती थी, बाई शुवेन ने संतुष्ट होकर कहा। मैंने देखा है कि आपकी त्वचा में हाल ही में बहुत सुधार हुआ है, गुवानियन ने टिप्पणी की। है, मैंने स्किन केयर उत्पादों का एक सेट खरीदा है। ये थोड़े महंगे हैं, लेकिन कमाल का काम करते हैं। ओह, और आप भी, मैनेजर गु, आपकी चमक बढ़ती ही जा रही है, बाई शुवेन ने कहा। उसके शब्द महज चापलूसी नहीं थे, बल्कि ईमानदार अवलोकन थे। उसे सचमुच लगा कि गुवानियन अब पहले से भी अधिक सुंदर लग रही थी जब वह पहली बार होटल में आई थी। गुवानियन बस मुस्कुराया। आखिरकार वह अपने सिस्टम द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष त्वचा देखभाल उत्पादों का उपयोग कर रही थी। उनकी गुणवत्ता निस्संदेह उत्कृष्ट थी। उन्होंने न केवल उसकी त्वचा की देखभाल की, बल्कि उसकी सुंदरता भी बढ़ाई। यह ऐसी चीज थी जिस तक केवल उसकी ही पहुंच थी। सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों में बिकने वाले महंगे त्वचा देखभाल उत्पाद त्वचा की देखभाल के लिए निश्चित रूप से प्रभावी थे। इनका लगातार इस्तेमाल त्वचा को गोरा और बेहतर बनाता, उम्र बढ़ने से रोकता, त्वचा को नमी प्रदान करता और मुहासों को दूर करने में बेहतरीन प्रभाव डालता। हालांकि इनमें सौंदर्य निखारने वाला सटीक प्रभाव नहीं था। यद्यपि गोरी त्वचा और दाग धब्बे तथा मुहासे दूर करने से व्यक्ति अधिक आकर्षक लग सकता है, लेकिन इसका मतलब केवल त्वचा की खामियों को दूर करना है, किसी की सुंदरता को बढ़ाना नहीं। आखिरकार व्यवस्था ने उसे अकेले ही लाड़ प्यार दिया। गुवानियन के चेहरे के नैनंक्ष तो पहले से ही अच्छे थे, और सिस्टम के स्किन केयर उत्पादों के साथ वह और भी खूबसूरत हो गई। भला वह कैसे न दमके। जैसे ही वह बबल टी की दुकान से बाहर निकली, गुवानियन ने सिस्टम की आवाज सुनी। होस्ट, मैं वापस आ गई हूँ। आज तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, गुवानियन ने पूछा। क्या तुम रैंकिंग वाले दिन में सा नहीं ले रहे थे? हाँ, लेकिन मैं सिर्फ अपनी रैंकिंग, साथ ही सिस्टम 066 और सिस्टम 073 की रैंकिंग सुनने के लिए रुका था, फिर मैं वापस आ गया। मैं जानता हूं कि सिस्टम 066 डरावनी दुनिया से है, लेकिन सिस्टम 073 कौन है? यह दूसरी गुवानियन की प्रणाली है, मेजबान ने कहा। पौराणिक मैरीसू प्रणाली। किसी कारण से मैरीसू सिस्टम नाम सुनकर गुवानियन को हंसी आ गई। मैं समझ गया। क्या वे इस बार भी दूसरे स्थान पर हैं? नहीं, सिस्टम की आवाज थोड़ी नाखुश लग रही थी। सिस्टम 066 ने एक नया होस्ट बनाया और इस महीने असल में दूसरा स्थान हासिल कर लिया। इसने सिस्टम 073 को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। गुवानियन को भी थोड़ी निराशा हुई। आखिरकार उसने दूसरे गुवानियन के साथ एक संबंध महसूस किया और स्वाभाविक रूप से उसका पक्ष लिया। लेकिन दूसरा स्थान पाना सिस्टम 066 और उसके नए होस्ट की अपनी उपलब्धि थी। इस बारे में कहने को कुछ नहीं था। तो हम इस बार भी पहले स्थान पर हैं, है ना? बिल्कुल, सिस्टम ने गर्व से कहा। हमें क्या इनाम मिला? गुवानियन ने उत्साह से पूछा। मुझे देखने दो। बिल्डिंग 2 की चौथी
5वीं और 6ठी मंजिल पर सभी कमरों को अनलॉक करें। बिल्डिंग 2 की दूसरी और तीसरी मंजिल पर सभी कमरों को एक बार अपग्रेड करें। एक विशेष इमारत को अनलॉक करें। विशेष इमारत की दूसरी मंजिल पर सभी कमरों को अनलॉक करें। गोली की दुकान को अनलॉक करें और गोली की दुकान में सभी उत्पादों तक असीमित पहुंच। बिल्डिंग 2 में एक लिफ्ट को अनलॉक करें। विशेष इमारत में एक लिफ्ट को अनलॉक करें। एक अंतरायामी मार्ग को अनलॉक करें। मनोरंजन पार्क और संबंधित सुविधाओं को अनलॉक करें। बस इतना ही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुवानियन को पुरस्कारों की इस श्रृंखला का केवल आधा सा ही समझ में आया। वह विशेष इमारत क्या है और गोली की दुकान में किस प्रकार की गोलियां बेची जाती हैं और अंतरायामी मार्ग क्या है। सिस्टम ने कहा, यह विशेष भवन विशेष अतिथियों के ठहरने के लिए है। गुवानियन, आपका स्पष्टीकरण सुनना ऐसा है जैसे कोई स्पष्टीकरण ही न सुना हो। जो मेहमान विशेष भवन में रह सकते हैं वे मानव नहीं हैं। तो फिर वे क्या हो सकते हैं? गुवानियन ने उलझन में पूछा। मुझे मत बताना कि वे ज़ॉम्बी हैं। बिल्कुल नहीं। ज़ॉम्बी इस समय मानवता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इंसानों को ज़ॉम्बी को मारकर उनके क्रिस्टल्स को ज्यादा पॉइंट्स के लिए बदलना होगा। हम ज़ॉम्बी को होटल में कैसे रहने दे सकते हैं? सिस्टम ने कहा। पहले मैं आपको अंतरायामी मार्ग समझा दूं। इस बार जो मार्ग खुला है वह राक्षसों के लोक में जाता है, यानी उस लोक से कुछ राक्षस इस मार्ग से यहां आ सकते हैं। यह खास इमारत उनके रहने के लिए है और गोलियों की दुकान राक्षसों के खाने के लिए गोलियां बेचती है। मैं समझ गया। गुवानियन ने सिर हिलाया। यद्यपि राक्षस लोक और राक्षसों की अवधारणा दूर की कौड़ी लगती थी, वह पहले ही एक सर्वनाशकारी दुनिया की यात्रा कर चुकी थी और यहां तक कि एक डरावनी दुनिया का भी दौरा कर चुकी थी। इसलिए ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि अब ऐसी कोई चीज थी जिसे वह स्वीकार न कर सके। लेकिन अगर राक्षसों को यहां रहने की अनुमति दी गई तो क्या मानव मेहमान डरेंगे नहीं? गुवानियन चिंतित हो गया। दरअसल राक्षस मेहमानों को भी होटल के नियमों का पालन करना पड़ता है। वे होटल में रहते हुए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सच कहूं तो अंतरतारकीय प्राधिकरण द्वारा चुना गया राक्षस क्षेत्र अच्छे राक्षसों से भरा है जो मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर मानव मेहमान डर जाएं, तो इसीलिए हमने राक्षसों के रहने के लिए विशेष रूप से एक विशेष इमारत खोली है।